काम जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे जारी रखा। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पहले तो उसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं जो कि मैंने टॉपिक के एतबार से इसको नंबर दिया था 46। तो 46 नंबर दिया था इसको, और यहाँ पे हम कमेटीज़ के रोल के ऊपर बात कर रहे थे। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कमेटीज़ का रोल है, इस पे हम बात कर रहे थे। तो इसी को आज शुरू करते हैं। पहले चूँकि ये काम थोड़ा सा जो है तकरीबन को 30-40% कल नामुकम्मल रह गया था, तो इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, कल हमारी बात इस पे हुई थी कि कमेटी जो है ये चंद नंबर पे मुश्तमिल होती है, द फ्यू नंबर ऑफ पीपल बट दे आर कमिटेड विद द मैटर, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड देम अ कमेटी। तो कमेटी जो होती है, थोड़े से लोग होते हैं लेकिन किसी खास मसले के साथ ये कमिटेड होते हैं, और आम तौर पे इनके पास एक ही मसला ज़ेरे बहस होता है। कुछ ज़्यादा लंबे चौड़े पॉइंट्स नहीं होते, मतलब वन पॉइंट एजेंडे पे ये काम कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं जी कि ये फोकस्ड होते हैं एक इशू के साथ, कमिटेड होते हैं एक इशू के साथ। तो ये कमेटी है, और ये सेट प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। ये डिसीजन बड़े स्लो लेते हैं लेकिन बड़े कॉन्सेंसस बेस्ड और बड़े अहम डिसीजन ले सकते हैं। तो ये बात कल आप दोस्तों के साथ मैंने की थी। उसके बाद जो बात आपके साथ हुई थी, उसके अंदर ये था कि पर्पस ऑफ कमेटीज क्या है। तो मैंने कहा था कि पर्पस ऑफ कमेटीज ये होता है कि डिसीजन मेकिंग हो, डिसीजंस जो हैं उनके ऊपर हम जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इशू कर सकें, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हों जिसके अंदर न्यू आइडियाज़ के ऊपर बात हो सके, और उसके साथ साथ पर्सपेक्टिवली हम ये कह सकें कि हमने जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं जो भी हमारे सामने आएंगे, और कंसल्टेशन एंड एडवाइजरी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सके। अब उसके बाद हमने कहा था कमेटीज दो तरह की होती हैं। वैसे तो देयर आर नंबर ऑफ क्लासिफिकेशंस विद डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिफरेंट कैटेगराइजेशन ऑन डिफरेंट बेसिस, बट यहाँ पे एक ही बेस है कि कौन सी कमेटी ऐसी है जो मुस्तकिल है और कौन सी ऐसी कमेटी है जो वक्ती तौर पे बनी है। जैसी मसला हल होगा कमेटी खत्म हो जाएगी। इसमें दो तरह की कमेटीज का जिक्र मैंने किया था। एक थी आपकी एडहॉक कमेटी, जो किसी इशू के रिजॉल्व होने पे खुद ब खुद जो है वो खत्म हो जाएगी, और दूसरी जो थी वो थी आपकी स्टैंडिंग कमेटी। और स्टैंडिंग कमेटी जो है वो परमानेंट बेस पे होती है, और इसकी जो मियाद है या इसकी जो मुद्दत है वो लंबी होती है ज़रा। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक परमानेंट कमेटी है और एक जो है वो रेलेवेंट टू इशू कमेटी है। अब जहाँ तक सवाल है, हमने यहाँ पे ये सवाल एमसीक्यूज तो ये वाले कर लिए थे, इसलिए इनमें तो अब दोबारा जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये बात हुई थी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, आपने कहा था जी ये परमानेंट कमेटी है, चूँकि इनका काम है कंपनी के लिए स्ट्रेटेजी बनाना, नए नए प्रोडक्ट्स चूज करना, बिजनेसेस की ग्रोथ के लिए काम करना, कंपनी को विजन देना, मिशन देना, गोल्स देना, ऑब्जेक्टिव देना, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट एनालिसिस करना। तो लिहाजा ये तो हमारी हर सूरत परमानेंट और कमिटेड कमेटी है। और दूसरी तरफ आपने ये भी कहा था कि जो कमेटी स्टीयरिंग कमेटी है, ये किसी इशू के लिए होती है। जैसे इसके अंदर मिसाल दी गई थी कि कोई हमने आईटी बेस्ड प्रोजेक्ट शुरू किया है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेट से इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी पे लेके जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है जब ये ईआरपी पे कन्वर्ट हो जाएगी और प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम इस कमेटी की कॉस्ट बियर नहीं करेंगे, फिर हम इसको वाइंड अप कर देंगे कि ठीक है जी कन्वर्जन हो गई, नाउ यू आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट और आप जाइए, आप अगला कॉन्ट्रैक्ट लीजिए। वर्क सेफ्टी कमेटी जो है वो आप ऑब्वियसली परमानेंट कमेटी होती है। उसकी वजह ये होती है कि आप जानते हैं कि मशीनें, इक्विपमेंट, इन्वायरमेंट बदलता रहता है, और हर इन्वायरमेंट में हमें ये देखना होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सेफ हो, किसी के लिए भी डैमेजिंग ना हो, कोई लाइफ लॉस ना हो, कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो, कोई इक्विपमेंट लॉस ना हो। हर तरह के लॉस से हमें बचाना होता है। आप ये कह सकते हैं सर ये तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी देखती है। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है अगर उन्हें कहीं ये खतरा नजर आए। अब आगे आ जाती एथिक्स कमेटी। बड़ी बड़ी कंपनीज एथिक्स कमेटी भी बनाती हैं, जो कि देखती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, कोई कॉन्फिडेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं हमारे हो गए, ऐसा तो नहीं कि हम कोई इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, ऐसा तो नहीं कि कस्टमर कंप्लेंट को हम टैकल नहीं कर रहे और उसकी ज़रूरियात को नहीं समझ रहे। तो इस तरह की सिचुएशंस को वो देखते रहते हैं कि कहीं एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट ना किया जा रहा हो, कहीं हम इन्वायरमेंट को डैमेज ना कर रहे हो। तो इस तरह की सिचुएशंस को देखते हैं।
आज जो रिन्यूमरेशन कमेटी है ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स की सैलरी और पैकेज को तय करती है। मैंने कहा था बाकी तमाम एम्प्लॉयज की सैलरी को तय करना दो डिपार्टमेंट्स का जॉइंट कंसर्न है। एक एचआर है जिसने परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, और दूसरा अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है या फाइनेंस डिपार्टमेंट जिसने इंश्योर करना है कि बजट अवेलेबल है तो सैलरीज बढ़ेंगी। तो जो रिन्यूमरेशन कमेटी है इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ है, या यूं कह लीजिए कि डायरेक्टर्स की सैलरी के इंक्रीज करने में ये इनका कंसर्न है। ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं और ये किसी भी डायरेक्टर की सैलरी चाहते हैं कि बिला वजह ना बढ़े, या डायरेक्टर्स को अपनी सैलरी बढ़ाने का अख्तियार खुद से ना दे दिया जाए, वरना वो अपनी सैलरी जो है जितनी चाहे बढ़ा लेंगे। तो इसके लिए एक नॉन एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए जो कि सैलरी को बढ़ाने की अप्रूवल दे। अब जो इसके बाद बात हुई थी हमारी, ये एमसीक्यू भी मैंने सॉल्व करा दिए थे। एडवांटेजेस ऑफ कमेटी हमने कहा था कि ओपिनियन शेयर की जाती है, बहुत ज़्यादा बहस मुबासा होता है, नई जो है वो पॉइंट सामने आते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो है बड़ी असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज़ की बुनियाद पे होती है। लिहाजा फैसले जो है वो आप ये कह लीजिए कि बड़े तदब्बुर के साथ होते हैं, बड़ी बुर्दबारी के साथ होते हैं और हिकमत के तहत होते हैं। ये मीन्स डिसीजंस आर वेरी मच वाइज, जजमेंटल, एंड इट इज यू कैन से फोकस ऑन द बेटर फ्रेम ऑफ माइंड। तो उसकी मदद से होते हैं, और ऑब्वियसली चूंकि जमहूरी फैसले होते हैं, सबकी राय से होते हैं, कॉन्सेंसस बेस्ड होते हैं, तो इसलिए उन्हें इम्प्लीमेंटेशन करना भी आसान होता है। फैसला करने वालों में हर तरह का टैलेंट शामिल होता है। यही वजह होती है कि स्पेशलाइजेशन के मुताबिक जो है काम किए जाते हैं और फिर आगे काम टेक ओवर किए जाते हैं या एलोकेट किए जाते हैं। अब देखिए इसी वजह से आप देखते हैं कि हर डिपार्टमेंट का हेड बैठा है डिसीजन में, तो हर डिपार्टमेंट उसी वक्त इन्वॉल्व है फैसले में, लिहाजा उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसके ऊपर सारे मामला आसान हो जाते हैं। और फोकल पॉइंट इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में आती है, और उसके बाद ये होता है कि इम्प्रूव हो जाती है कम्युनिकेशन और बेटर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो जाती है। ये सारे के सारे मामला जो हैं ये ऑब्वियसली डिस्कस में आ जाते हैं। अब यहाँ पे जब आप बात कर रहे हो तो मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे हैंड रेज करें, प्लीज़ राइट डाउन योर कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स सो आई कैन सी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि जो है प्लीज़ पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स सो आई कैन सी। क्वेश्चन आंसर में पुट कर दीजिए, मैं देख रहा हूँ क्या कह रहे हैं आप। ये ओपन है बिल्कुल आपके लिए, इफ़ यू कैन राइट। माइट वी आर नॉट राइटिंग, सो आई विल रिक्वेस्ट टू द एडमिन प्लीज़ टेक्स्ट बोर्ड बॉक्स एंड कम्युनिकेशन जो है टेक्स्ट बॉक्स ओपन कर दीजिए स्टूडेंट्स के लिए। इफ एडमिन इज विद अस प्लीज। So up till now I see no question and missing the text box. Let me see that. Is it available for you or not? Let me see. I will intimate to the administrator. He's obviously might be online but might be not listening us. So anyway, let me see. मैं इसको देखता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि आपका कमेंट्स बॉक्स ओपन कर दें। जी जरा 2 मिनट ठहरिए, हो सकता है। जी हो गया, उन्होंने सुन ली हमारी बात। अच्छा बच्चों ओपन है, ठीक है। ध्यान में जी सब कह रहे हैं कि ओपन है, तो बेटा आपने हैंड रेज ना कीजिए प्लीज़। आप बेहतर ये है कि आप जो सवाल करना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको पढ़ लेता हूँ और आंसर कर देता हूँ। अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर जो बात आपके साथ चल रही थी मेरी, एक तो ये बात चल रही थी कि देखिए डिसीजन थोड़ा स्लोर होता है। उसकी वजह ये कि जब भी फैसले कॉन्सेंसस की बुनियाद पे होते हैं तो राय लेनी पड़ती है डिसीजन के अंदर, लेकिन कभी कभी अच्छे बोर्ड नहीं भी होते, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज डिसीजन हो जाते हैं, रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं। इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी बाज़ लोग महसूस नहीं करते, अपनी इनपुट सही नहीं देते। इनपुट सही ना देने की कई वजूहत होती हैं, बाज़ का तो प्रेशर हो जाते हैं, अंडर प्रेशर हो जाते हैं, जैसे कि ब्लेइंग टैक्टिक्स आ जाती हैं। और दूसरी वजह अक्सर ये हो जाती है कि जो एक्सपीरियंस्ड मेंबर है, मैं कहता हूँ कि डोमिनेट कर लेते हैं। चले एक तो वजह ये हो जाती है, लेकिन बाज़ वक़्त ये होता है कि इंसान को राय देने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन और स्टडी करनी पड़ती है, तो बाज़ लोग स्टडी नहीं करते, वो फिर ज़ाहिर है राय नहीं देते। तो इस तरह से ये थोड़े से प्रॉब्लम इसके अंदर होते हैं और ऑब्वियसली ड्रॉबैक भी है।
स्लो डिसीजन होते हैं या ऑब्वियसली जहाँ सबकी राय इन्वॉल्व होनी हो, सबकी डिसीजन में ओपिनियन लेनी हो, वहाँ अक्सर फैसले स्लो हो जाते हैं। और इसके अंदर अक्सर आपने एग्जांपल देखी होगी, अरेंज मैरिजेस जो है वो काफ़ी डिले हो जाती है। अच्छा बच्चों, तो अब हम बात कर रहे थे कि ये तो खैर मैं आपको फैमिली एग्जांपल दे रहा था, लेकिन जनरली जमहूरी राय जो होती है वो स्लो होती है, लेकिन वो आवाम की राय जो होती है वो हमेशा बेहतर होती है। इसी तरह डायरेक्टर्स की ओपिनियन थोड़ी स्लो आएगी, फैसला स्लो होगा, लेकिन हमेशा जो सबके राय से फैसला होता है वो बेस्ट डिसीजन होता है। अब यहाँ पे एक चीज और आ जाती है जिसको साइज एंड सक्सेस ऑफ कमेटी कहते हैं। यहाँ तक हम कल पहुंचे थे और हमने ये बात की थी कि देखिए बात ये होती है कि कमेटी में ना तो बहुत कम होने चाहिए डायरेक्टर्स, यहाँ बोर्ड मेंबर्स, अगर बोर्ड मेंबर्स कम होंगे तो देयर विल बी ए लैक ऑफ स्किल्स, यहाँ पे लैक ऑफ स्किल्स होंगी, यानी कुछ नॉलेज लैक कर जाएगा, डिसीजन में प्रॉब्लम आएगी। ज्यादा होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, उसकी वजह यह कि डिस्कशन में वक्त बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि तादाद में लोग ज्यादा हैं तो कॉन्सेंसस पर पहुंचने में और वक्त लग जाएगा। तो इसका मतलब है ना बहुत ज्यादा स्मॉल नंबर में होने चाहिए और ना बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में होने चाहिए। इट शुड बी ऑप्टिमम इन नंबर, एक ऑप्टिमम साइज होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक चीज का ख्याल रखिए जो कि बड़ी अहम बात है, वो ये है कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करते हैं। जैसे एक आईटी इंडस्ट्री है, वो वेबसाइट डेवलपर हैं, तो वहाँ पे तो डायरेक्टर 5 भी काफ़ी हैं, 4 या 5 रेलेवेंट टू द फील्ड लोग हो जाए काफ़ी। लेकिन अगर ये कोई एयरलाइन है या ये कोई शिपिंग कंपनी है तो माइट भी 20-25 लोग भी थोड़े हों, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज लीगल और पता नहीं कौन कौन से इश्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, जियोग्राफिकल लोकेशन, क्लाइमेट, वेदर, हर चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है। तो लिहाजा वहाँ पे शायद तादाद काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अब जहाँ तक सवाल है कि मैंने कहा कि सक्सेस ऑफ कमेटी मैटर करती है कि क्या इस कमेटी में हर तरह के जो स्टेक होल्डर हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं। अगर फर्ज कीजिए आप हर तरह का रिप्रेजेंटेटिव शामिल नहीं करते, मिसाल के तौर पे मैं एचआर का एक डायरेक्टर पुट अप नहीं करता टीम पे, तो मैं जो भी स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ उसमें ह्यूमन रिसोर्स कंसर्न कैसे डील होंगे। फर्ज कीजिए मैं इसके अंदर एक लीगल इशू है, उसके लिए कोई अच्छा लॉयर या सॉलिसिटर या हायर नहीं करता एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या उसको पार्ट नहीं बनाता टीम का, तो लीगल वायलेशंस हो रहे होंगे। तो बेहतर यह है कि हर एक तरह के लोग जो इन्वॉल्व कर लें। लीडरशिप स्किल्स अच्छी होनी चाहिए जो मोटिवेट करें, लोगों को गाइड करें कि जनाब आपने राय देनी है और राय आपने हर सूरत देनी है, और वो लोगों को इन्वॉल्व करें डिस्कशन में ताकि उनसे इनपुट ली जा सके और उन्हें पता हो कि यार ये चेयरमैन पूछेगा, लिहाजा तैयारी करके जाओ, पढ़ के जाओ ताकि अच्छी बात बता सको। अच्छा, इसी तरह सूटेबल सब्जेक्ट्स भी देखने पड़ते हैं और प्रपोजल एंड एजेंडा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जब कोई मीटिंग अरेंज हो रही तो कमेटी का काम यह है कि जनाब जो 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 पॉइंट्स डिस्कस होने हैं वो पॉइंट्स पहले फाइनलाइज कीजिए और वो पॉइंट्स पहले सबको भेजिए कि ये पॉइंट्स पे बहस होनी है, तो तैयारी करके आओ। दूसरी बात, उसके लिए जो नॉलेज चाहिए, लिटरेचर चाहिए, डाटा चाहिए, नोट्स चाहिए, वो पहले उन्हें भेजिए ताकि वो पढ़ गए, वरना आपकी मीटिंग ज़ाया हो जाएगी। मैंने कल आपको यूँ समझाया था कि आप बुला लीजिए सबको मीटिंग के लिए, लेकिन आपने अगर लिटरेचर नहीं भेजा तो मुझे आप बताइए, वो आके कहेंगे अच्छा जी हमारी तो तैयारी नहीं, ठीक है टीए दे दीजिए, अगली मीटिंग में बात करेंगे, तो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। इसलिए सर्कुलेट कीजिए पहले रिपोर्ट्स को जो पढ़नी ज़रूरी है, और चेक कीजिए कि आपके पास नेसेसरी स्किल्स हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए वहाँ आईटी के ऊपर बात कोई नहीं कर रहा, आईटी कंसर्न काफ़ी आ रहे हैं, आप उसके अंदर एक बंदा आईटी का शामिल कीजिए, ठीक है। अगर आपकी लेबर में रोबोट शामिल हो गए, रोबोटिक्स का एक बंदा शामिल कीजिए ताकि उसको जो है वो डील कर सके, ठीक है जी। और ये भी देखिए कि इट मस्ट बी ऑफ द वर्थ के जो कॉस्ट आप बेयर कर रहे हैं वो कॉस्ट जो है वो पूरी भी हो जाएगी या नहीं, तो ये भी एक मैटर है। अब ये सारी बातें जब आप देखते हो तो इसके बाद आगे एक मसला आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेक्रेसी एंड सेक्रेटरी एंड चेयरपर्सन। मैंने आपसे कहा था कि देखिए बात ये होती है कि सेक्रेटरी और चेयरमैन का रोल दोनों का अहम होता है, यहाँ बड़े की रोल होते हैं। इस की रोल के अंदर जो और बहुत सारी चीजें हैं वहां पे ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि कहाँ किस पे लोड जा रहा है। मैंने आपको यूँ समझाया था कि देखिए जब मीटिंग से पहले सारा लोड जो है वो सेक्रेटरी पे ज़्यादा होता है। उसकी वजह एजेंडा फाइनल करना है, उसके साथ साथ जनाब आपने जो है वो वेन्यू फाइनल करना है,
उसके बाद टाइमिंग और हर चीज़ हर बंदे को इंटीमेट करना है, तो उसका काम बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब मीटिंग शुरू हो जाती है तो उस वक्त सेक्रेटरी सिर्फ नोट्स लेने लग जाता है और सारे का सारा लोड जो है वो चेयरपर्सन पे होता है कि डिसिप्लिन मेंटेन रखो, हर बंदे को बोलने का वक्त दो, जो नहीं बोल रहा उसको उसको इन्वॉल्व करो और ब्लेइंग टैक्टिक्स को रोको। उसके साथ साथ अपनी डिस्कशन को दाएं बाएं ना होने दो, मस्ट बी फोकस्ड पॉइंट के पॉइंट पे फोकस रहे, इधर उधर ना जाए। और उसके साथ साथ फिर ये भी बात आ जाती है कि आफ्टर मीटिंग जो है फिर लोड ज़्यादा सेक्रेटरी पे आएगा कि उसको कम्युनिकेट करना है सबके साथ लियाजोन रखना है। चेयरमैन साहब ने पता कि वेरीफाई करना है कि यही पॉइंट है कि नहीं है। लिहाजा देख लेना चाहिए कि लीडर का रोल हो सकता है जहाँ मेन रोल है ड्यूरिंग द मीटिंग। उससे पहले ऑफिशियल वर्क है वो भी सेक्रेटरी करेगा और उसके बाद भी ऑफिशियल वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, वो भी सेक्रेटरी करेगा। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि बिफोर मीटिंग देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स गोइंग टू डू बाय द secretary, and that's roles are generally concerned with correspondence and other arrangement. लेकिन during the meeting you see कि ज़्यादा काम जो है वो किसका है, is a work of the chairman को डिसिप्लिन मेंटेन रखे, वो लोगों के साथ इन्वॉल्व करे वगैरह वगैरह। और बाद में फिर जाहिर बात है मिनट्स प्रिपेयर करना और फिर उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें तो वो इंटीमेट करना, ये सारी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो मीटिंग से पहले एजेंडा और मीटिंग के बाद जो है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये सब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब ये सवाल हमने कल कर लिया था इसलिए इस पर मैं टाइम इतना नहीं लगाऊंगा। अच्छा, अब आ जाता है कि यहाँ पे आके हमने कहा था कि असल बात तो ये है कि यहाँ भी कमेटीज के रोल बाकी रह गए। यानी हमारी कमेटीज पे बात हो गई कि कमेटी कौन कौन सी होती है, कमेटी क्या करती है, कमेटी की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, और उसमें बहुत सारी कमेटीज की एग्जाम्पल भी हमने नोटिफाई की। लेकिन अब वापस आ जाइए प्योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। प्योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर कुछ ऐसी कमेटीज हैं जिनका रोल बहुत अहम है और बहुत जरूरी। इसके अंदर एक है आपकी रिन्यूमरेशन कमेटी। रिन्यूमरेशन कमेटी को जब आप देखते हो तो इसका काम मेनली ये है जनाब कि इसने जो है वो डायरेक्टर्स का रिन्यूमरेशन तय करना है। यानी देयर की रोल इज टू एस्टैब्लिश द रिन्यूमरेशन अरेंजमेंट एंड मेक एक इफेक्टिव कमेटी होनी चाहिए जो जो है आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की सैलरी या उनका रिन्यूमरेशन तय करती है। लेकिन ये कमेटी किन पर मुश्तमिल होनी चाहिए, ये कमेटी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल होनी चाहिए। सो दिस कमेटी मस्ट बी कंसिस्टेड ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स because non-executive directors are not part of management, not part of active management। जहन में रहे कि ये एक्टिव पार्ट ऑफ मैनेजमेंट नहीं होते। दे आर नॉट देयर फॉर 9 to 5 या 9 to 5 नहीं होते। ये सिर्फ एज एन असाइनमेंट बेस आते हैं, यानी काम करने के लिए आते हैं और विजिटिंग के तौर पे। तो ये एक तरह से विजिटिंग प्रोफेसर की तरह होते हैं कि आए अपना लेक्चर दिया और चले गए। जैसे कि मेरा अटैचमेंट है ICMAP के साथ कि मैं एक विजिटिंग प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ाने आया हूँ, पढ़ा के चला जाऊंगा अपना कोर्स। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से ये जो मैं ICMAP का मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं हूँ। मैं वहाँ 9 to 5 कहीं नहीं बैठता, चाहे फैसलाबाद है, चाहे लाहौर है, चाहे कराची, मैं कहीं भी परमानेंटली सिटेड नहीं हूँ, मैं ऑफिशियली नहीं बैठता, मैं आया हूँ लेक्चर के। इसी तरह नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी मैनेजमेंट का हिस्सा एक्टिवली नहीं होते, वो 9 to 5 वहाँ पर नहीं होते, बल्कि वो सिर्फ आते हैं एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। जैसे रिन्यूमरेशन कमेटी की मीटिंग हुई तो विजिट करने आए, मीटिंग में शामिल हुए, राय दी, ओपिनियन दिया और चले गए। ये है इनका काम। इनको अपने विजिट के चार्जेस पे किए जाते हैं, सर्विसेज के चार्जेस पे किए जाते हैं। अब वो कहेंगे कितने होते हैं, तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकूंगा, वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। मसलन मैं कंपनी की मीटिंग में जाता था तो वो मुझे 5000 पर मीटिंग पे करते थे और मीटिंग वीकली मंथली 1-2 हो जाती थी। तो उसके अलावा वो मुझे वो जो है वो कुछ सर्विसेज चार्जेस एक्स्ट्रा पे करते थे, TADA करते थे। बेयर मैक्स कंपनी थी। फिर उसके बाद एक चार्टर्ड इंस्टीट्यूशन था, उनके बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में बैठता था, तो उनके बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में भी इसी तरह से मुझे सर्विसेज के लिए
जो है वो चार्जेस पे करते थे वो लोग। अच्छा, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये इसी तरह से होता है, जाते हैं मशवरा देते हैं, लेकिन इनकी तादाद हम ऑड नंबर में रखते हैं हमेशा, ताकि 3 हो, 5 हो, 7 हो, जैसे कि आप देखते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ताकि जो डिसीजन होना है उसके अंदर कास्टिंग वोट ज़रूर हो, तो इसलिए इनको इस तरह रखा जाता है। मिनिमम 3 तो होने चाहिए, आप समझते ही हैं, 1 या 2 की राय से तो बात अच्छी लगती भी नहीं है, तो मिनिमम 3 होने चाहिए, लेकिन अच्छी कंपनीज 5 भी रख लेती हैं। अच्छा, 7 भी होते हैं बाज़ जगह पे, जो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। तो ऑब्जेक्टिव डिटरमिन बाय एग्जीक्यूटिव रिन्यूमरेशन एंड इंडिविजुअल पैकेजेस फॉर ईच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो हर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पैकेज के लिए बैठते हैं। ये एक क्लियर पॉलिसी ऑन डायरेक्टर्स रिन्यूमरेशन देते हैं, डिटेल ऑफ डायरेक्टर्स रिन्यूमरेशन स्टेटेड इन एनुअल रिपोर्ट। उसकी वजह ये होती है, देखिए, अगर मैं फ़र्ज़ कीजिए मैं रिन्यूमरेशन कमेटी में बैठता हूँ, मैं उसको हेड करता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए मैं किसी की पे इंक्रीज कर देता हूँ, ये बात जाहिर है शेयर होल्डर को तो पता चलेगी, और शेयर होल्डर एजीएम में इतराज कर देते हैं कि जी ये किस हिसाब से मुबशिर साहब ने सैलरी बढ़ा दी, ये तो बंदा जो है मतलब कोई इतना स्किलफुल नहीं है, ये इस तरह का बंदा तो मार्केट में 1.5-2 लाख सर्व में सर्व कर देता है, ये बशीर साहब ने 3.5 लाख सैलरी इसकी कैसे कर दी। तो बात ये होती है कि मुझे वहां पे क्या लिखना है, मुझे वहां पे एक पॉलिसी देनी है, यानी मुझे एक वहां पे स्टेट करना है, पॉलिसी ऑन क्लियर पॉलिसी ऑन डायरेक्टर्स रिन्यूमरेशन देनी है कि देखो शेयर होल्डर साहब कि मैंने जो पैसे इसके इंक्रीज किए हैं या मैंने जो इसका रिन्यूमरेशन इंक्रीज किया है मेरे भाई, वो मैंने इन बेसिस पे किया है, दिस इज व्हाट द पॉलिसी, सो आई एम वर्किंग अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स, मैं असूलों पे काम कर रहा हूँ और मैं उसकी डिटेल प्रोवाइड करूंगा ताकि शेयर होल्डर साहब को कोई एतराज ना हो कि जी देखिए ये बंदा जो है इज नॉट सिटिंग फ्रॉम 9 to 5 अलोन, ही हैज टू गो फॉर दी अब्रॉड, उसको बाहर जाना पड़ता है, उसको बाहर के लोगों से डील करना पड़ता है, तो उसके लाइफ एक्सपेंडिचर इतने पड़ते हैं, ये वगैरह वगैरह, मुझे को पॉलिसी देनी पड़ेगी ना जी, मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा, तब मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। डायरेक्टर नॉट टू बी इन्वॉल्व इन डिटर्मिंग देयर ओन रिन्यूमरेशन, ये सख्ती से मना है कि कोई डायरेक्टर रिन्यूमरेशन कमेटी में नहीं बैठे, अगर वो खुद उस कमेटी में बैठ गया तो फिर तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मोमेंट के लिए सोचिए मैं डायरेक्टर हूँ और मैं खुद ही बैठ जाता हूँ रिन्यूमरेशन कमेटी में, मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पहले एग्जांपल दी थी, या फर्ज कीजिए आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो आप ही इस कमेटी में बैठ जाते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ कि जी एक बच्चा है वो बैठ जाता है, जैसे लेट्स से आमना जफर बेटी बैठ जाती है, वही डायरेक्टर है और खुद ही बैठ जाती है, तो वो खुद ही कह देती हैं कि अच्छा जी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है, तो जनाब मेरी पे जो है डबल हो गई, बिस्मिल्लाह करें। 6 माह बाद फिर मीटिंग हुई, फिर दोबारा जनाब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, फिर डबल, पता लगा जनाब बात थी 1 लाख की, चली गई 2 लाख पे, और अगले 6 माह बाद चली गई 4 लाख पे। अब ये बात तो कभी भी शेयर होल्डर बर्दाश्त नहीं करेगा ना जी। और दूसरी बात ये कि है भी लॉजिकल बात, लिहाजा डायरेक्टर को इस मीटिंग में नहीं होना चाहिए, इसके अंदर सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को होना चाहिए, ताकि शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस रहे कि यार यहाँ पे काम खुद सही से नहीं हो रहे, किसी असूलों पे हो रहे। फिर एक बात ये आ जाती है, एडिक्वेट रिन्यूमरेशन होना चाहिए विदाउट ओवर पेइंग टू अट्रैक्ट की क्वालिटी डायरेक्टर्स। यानी आप ये कह लीजिए कि दो बातें हैं, एक बात ये है कि ना तो बहुत कम पे कीजिए कि डायरेक्टर साहब छोड़ के चले जाएं, जाहिर है किसी बंदे को उसकी वर्थ से कम पे करेंगे तो वो तो आइंदा काम नहीं करेगा। क्या हाल है जी? बिल्कुल इसी तरह से कि अगर हमें वो जी ध्यान बेटे, मैं अभी बताता हूँ, 1 मिनट मैं लिख लेता हूँ आपका सवाल, लेट मी राइट डाउन। आपका सवाल है, मुझे 1 मिनट ज़रा लिख लेने दीजिए, लेट मी सी। एक तो ये सवाल है, आयशा रियाज बेटी कह रही हैं कि आई सर आई लीव द ग्रुप में वापस ऐड कैसे हो सकते हैं? बेटा उसी पासवर्ड के साथ आप ऐड हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है, ये कोई बड़ा मसला नहीं, यू कैन ऐड इट योरसेल्फ इन विद द सेम पासवर्ड, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो, मैं उसको हल करता हूँ। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो मैं ये बच्चों बात कह रहा था कि बात ये है कि एडिक्वेट रिन्यूमरेशन होना चाहिए। देखिए एक बंदा जो है वो 45 से 50 साल की उम्र में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेता है, या वो इंजीनियर बनता है, या वो
CMA क्वालिफाई करता है या वो लॉ ग्रेजुएट होता है, फिर वो जाके बेचारा बार काउंसिल में और कोर्ट के धक्के खाता है, और फिर जाके वो 45 से 50 साल की उम्र में पूरा एक इंस्टीट्यूशन बन चुका होता है, पूरा एक इंस्टीट्यूशन बन चुका होता है। जैसे आपके जो ICMAP के जो चेयरमैन हैं, कभी आप उनसे मिले, इज अ फुल फ्लैज इंस्टीट्यूशन, ही हैज रन मेनी प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंटली एंड लीडेड दैट। उसमें से एक मेरा हाल है, मेरी मुलाकात हुई थी लास्ट, एक जगह वो सेमिनार कर रहे थे, तो ये जो एक्सपो का प्रोजेक्ट है वो उन्होंने मैनेज किया था। तो यू सी दैट कि इंसान इंस्टीट्यूशन बन चुका होता है। अब उसको आपको इतनी तो पे देनी पड़ेगी कि वो अपनी क्वालिटी सर्विसेज को बरकरार रख सके। अच्छा, अगर आप नहीं देते तो क्या होगा भाई, वो अपनी वर्थ जानता है, वो चला जाएगा। अगर लोकली उसे जॉब ना मिली, वो दूसरे शहर में चला जाएगा, इस्लामाबाद चले जाए, कराची चले जाए, अच्छा वहां भी नहीं मिलती तो दुबई चला जाएगा। तो लिहाजा आपको एक अच्छे डायरेक्टर को उतनी पे देनी पड़ेगी जितने से कम वो क्वालिटी सर्विसेज आपको मिलती रहे और वो अट्रैक्ट रहे। लेकिन ये भी नहीं हम कहते कि ओवर पेइंग किया जाए, नहीं, ओवर पेइंग भी नहीं चाहते, लेकिन इतना तो हो कि वो अट्रैक्टिव रहे और दूसरी जगह पे ना जाए। अट्रैक्टिव सैलरी जो होती है ना, वो मेरे नज़दीक उसके अंदर दो एस्पेक्ट्स होते हैं जो डायरेक्टर्स देखते हैं। एक तो वो अदल का पहलू देखते हैं। अदल का पहलू ये होता है, जैसे जिसको यू सी दैट रूल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि जितनी वो सर्विसेज दे रहा उतना तो उसको अदा करो, लेट्स से इक्विटी अदल करो। दूसरी चीज होती है एहसान। एहसान होता है कि पलरा जो है ना आपका, जैसे वो तोलने वाले अक्सर देखते हैं ना, पलरे बराबर हो जाते हैं, फिर वो थोड़ा सा ऊपर और डाल देता है। वो जो थोड़ा सा ऊपर और डालता है, ठीक है जी, तो आप में तो अक्सर बच्चे जाके कहते हैं कि ना मुझे तो चूंगा मूंगा भी चाहिए, या तोल रहा होता है तो आप कहते हैं कि 2 किलो में एक आम और दे दो, बेचारा रो पड़ता है कि यार एक आम और। अच्छा एनीवे, यहाँ हम वापस आते हैं अपनी बात पे। अब बात ये है कि अगर आप कहते हैं कि तराजू बराबर हो गया तो ये क्या अदल, ये इक्विटी हो गई, लेकिन अब थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एहसान। यानी ये हो गया जिसको आप कहते हैं मोर देन द रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड से थोड़ा सा ज्यादा। ये अट्रैक्ट करता है डायरेक्टर्स को। तो लिहाजा आपको थोड़ा सा एहसान से, इक्विटी से ऊपर जाना पड़ेगा ताकि कोई दूसरा ज्यादा पे करके इस वैल्यूएबल ह्यूमन इंटेलेक्चुअल को, ह्यूमन कैपिटल को हमसे छीन ना ले। और इस मामले में हमेशा याद रखिए, इंडस्ट्री में कुछ लोग होते हैं जो जाहिर नहीं होते लेकिन वो कम बस हेड हंटर होते हैं। हेड हंटर्स का मतलब ये होता है वो छोटी छोटी हायरिंग नहीं करते। वो हायरिंग कौन सी करते हैं, इधर के डायरेक्टर को उधर एडजस्ट करा दिया, उधर के डायरेक्टर को इधर एडजस्ट करा दिया, उनका काम ही है। लिहाजा इस तरह के लोग फिर इन्हें अट्रैक्ट करते हैं। लिहाजा जब भी रिन्यूमरेशन कमेटी में आप लोग बैठें, मेरी ये एडवाइस है कि इतना ज़रूर पे करने का सोचिएगा कि डायरेक्टर अपनी पोजीशन छोड़ के ना जाए, कम से कम कंपनसेशन की वजह से ना जाए। पर्सनल रीजन होती है तो होती है। अच्छा, तो लिहाजा यहाँ पे रिन्यूमरेशन जो है उसको परफॉर्मेंस से रिलेट करके मैं शो करूँगा ताकि मेरा जो शेयर होल्डर है वो मेरे ऊपर कोई एतराज़ ना करे, और उसके साथ साथ मैं इंसेंटिव भी अटैच करूँगा और वो मैं शो करूँगा कि देखिए इंडस्ट्री में गोइंग रेट ये चल रहा है और हमने गोइंग रेट से थोड़ा सा ऊपर गए हैं और उसकी वजह ये हो सकती है। तो शेयर होल्डर ऑब्वियसली सेटिस्फाइड हो जाएगा। और सेकेंडली मैं ये भी जस्टिफाई कर सकता हूँ कि हमारी कंपनी इमेज ज़्यादा रखती है, लिहाजा उन सब से एवरेज में ज्यादा पे कर रहा हूँ, तो कोई ना कोई पॉलिसी, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन मेरे पास होनी चाहिए। अब बात आ गई है कि एक बच्चे ने सवाल थोड़ा सा लेट किया है, लेकिन बहरहाल मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। वो सवाल बच्चे ने ये किया है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग क्यों बनाए जाते हैं। देखिए, मैं वापस जाना तो नहीं चाह रहा, लेकिन फर्ज कीजिए कि एक मीटिंग से हम उठ के आए, मैं आप हम सब लोग मीटिंग में थे, वहां हमने कुछ फैसले किए, वहां हमने कुछ फैसले किए, तो हो सकता है ना कि हम वो फैसले भूल जाएं, या वो फैसले हमारी जो मेमोरी है उससे निकल जाएं। ये हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल है जी। आप अपनी सोशल लाइफ में देखिए, आप अक्सर बात आपको पेरेंट्स को याद कराना पड़ता है कि पापा आपने नई मोटरसाइकिल का वादा किया था, अक्सर याद कराता है कि पापा आपने मुझे प्रिंगल्स के चिप्स लेके देने थे और आज सैटरडे का दिन है ना जी। तो याद कराना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि वहां मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं होते। यहाँ ऑफिस में हम ये ऑफिशियल प्रोसीजर में हम ये गलती नहीं करते, हमने जो जो फैसले किए हम एक कागज पे लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो जो हमने डिसीजन लिए हैं
जो हमने कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया है वो हम एक कागज पे लिख लेते हैं, वो जो हम पॉइंट्स लिखते हैं उसको हम मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं। अच्छा, इसका एक फायदा तो ये कि हमें याद रहेगा कि हमने फैसले क्या किए थे। लेकिन दूसरा फायदा इसके अंदर ये होगा कि जब हम नेक्स्ट मीटिंग में बैठेंगे तो उससे आगे बात शुरू करेंगे। ये नहीं होगा कि फिर बात वहीं से शुरू हो जाए। जैसे अभी एक बच्चा कह रहा था, सर आपने लेक्चर बहुत पीछे से शुरू कर दिया, तो सारी बातें आपने कल बताई थी। तो वो लिंक अप कर रहा था एक्चुअली में। लेकिन वहां पे क्या होता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग लिख दिए जाते हैं और मिनट्स ऑफ मीटिंग को रिपीट किया जाता है, जी पिछली मीटिंग में ये बातें हुई थी, अब इससे आगे बातें शुरू करो, कि ऐसा ना हो फिर वही राम कहानी को छेड़ के बैठ जाए। तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये लाजमी लिख लें। होप योर क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड। अगर आपको ये बिल्कुल समझ आ गया है तो बेशक आप कमेंट्स करके आप मुझे मुतमिन कर दें कि सर ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा, अब ये बात आ गई बच्चों के, नहीं बेटा, जुल्फ़कार, तहरीन जुल्फ़कार बेटी, ये ऐसे नहीं है। ये इस तरह से है कि जैसे आप मुझे कह रही हैं कि डायरेक्टर रिन्यूमरेशन इज सेम एज डिविडेंड। नो नो, डायरेक्टर रिन्यूमरेशन इज सैलरी, महीने की तनख्वाह उनकी, उसके साथ साथ उनके जो है वो पूरा पैकेज। उस पैकेज के अंदर आप ये कह सकते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स, जिसके अंदर गाड़ी है, मेडिकल है, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। डिविडेंड तो वो होता है जो 6 माह बाद हम हिसाब करते हैं, प्रॉफिट जो निकलता है उसकी एक खास रेशियो शेयर होल्डर में तकसीम कर देते हैं कि लो जी ये आपका हिस्सा है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डिविडेंड। सो remuneration of director this include salary, their car, their compensation, their medical वगैरह वगैरह वगैरह, ये चीज होती है। अच्छा बच्चों, जी आप यासिर अली बेटे, आप सही कह रहे हैं कि ये जो रिन्यूमरेशन कमेटी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो लोग बैठे होते हैं इनकी उम्र ज़्यादा होती है। इंडस्ट्री में अक्सर रिटायरीज होते हैं, 65-70 तक मैंने इनकी एज अक्सर देखी है। अगर ये वाकई सिंसियरली चूज़ किए गए हों तो यंग लोग इसमें नहीं होते, बड़े सीनियर लोग होते हैं, मतलब 45 प्लस तो मैंने देखे हैं कि ये अक्सर होते हैं। तो ये वाकई सीनियर होते हैं और सोबर होते हैं, सीनियर होते हैं, सोबर होते हैं, समझदार होते हैं ना वो। शेख सादी रहमतुल्लाह, हर चीज़ हमें बुजुर्गी पे भी नहीं डाल देनी चाहिए, क्योंकि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बुजुर्गी का ताल्लुक अकल से होता है, उम्र से नहीं होता। तो ये अक्सर ये होता है कि इंसान की एज मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह की पड़ी और उसने क्या लर्न किया। अच्छा, तो जियान बेटा कह रहा है क्लियर हो गया, ठीक है बेटे, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, आप में से एक बच्चा है शेख उस्मान, वो मुझे पूछ रहा है कि डायरेक्टर होल्ड अ शेयर देन डिविडेंड गिव्स टू द डायरेक्टर। यस, दे विल आल्सो गेन द डिविडेंड एज शेयर होल्डर, नो मैटर, इसमें कोई मसला नहीं है। मेरी अपनी जो भांजी है अमेरिका में, शी इज़ इन न्यूयॉर्क, शी इज़ वर्किंग इन सम गुड पोजीशन इन अमेजोन इंटरनेशनल, और उन्हें शेयर्स, उन्हें उन्हें सैलरी भी मिलती है, उन्हें प्रॉफिट का में से जो ज़्यादा होता है उसमें शेयर्स भी मिलते हैं। और ये जो कोरोना का सीज़न है इसके अंदर जो अली बाबा है, अमेजोन है, जितने के ऑनलाइन सेलर मर्चेंडाइजर्स थे, इनकी तो इनकम और इनकी प्रॉफिट में कई गुना इजाफा हुआ। तो उसने शेयर्स भी अपने पैसों के खरीदे हुए, उसका डिविडेंड भी मिलता है। सिर्फ याद रखना है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उन्हें हमने शेयर से दूर रखना है, उन्हें हमने फीस पे ही रखना है, या जो फी तय की है उस तक रखना है। लेकिन जो डायरेक्टर्स हैं वो शेयर्स भी खरीदेंगे, उन्हें शेयर्स हम खुद भी देंगे कि लो भाई तुमने अच्छा मुनाफा कमाया, ये शेयर्स भी इतने तुम्हें गिफ्ट कर रहे हैं, वो भी देंगे। यस, इट इज पार्ट के जी। आपको ये जो फवाद बेटा, ये बिल्कुल सही आपने कहा है कि ये रिक्वायरमेंट है, इट इज रिटन इन द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस that you have to keep the minutes of meeting, and that minutes of meetings are also available for the shareholders if they want to read it। तो ये होते हैं, बल्कि जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है इनके भी जो बोर्ड बैठता है उसकी भी जो मीटिंग होती है उसके भी मिनट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे वापडा टाउन की सोसाइटी है या डीएचए की है, तो ये भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैठती हैं इनके भी मिनट्स होते हैं। अगर कोई मेंबर पढ़ना चाहे तो जाके पढ़ सकता है, इसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं होता। आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा बच्चों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, अच्छा नहीं, इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं बेटा, उसमें
आप आगे जाके कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में ज़्यादातर ये होता है बच्चों कि जो, जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं आप 5-7 लोग मिलके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करा देते, तो उसमें सारा पैसा हमारा अपना ही तो लगा हुआ है, हम 7 लोग ही पार्टनर है, हमारा ही पैसा लगा हुआ है, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो लिहाजा उसके अंदर शेयर्स की कोई ज़रूरत नहीं है ना, पैसे ही हमारा लगा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज में उसने जाना ही नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में तो जाना है पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने जिसने शेयर्स बेचने हैं। प्राइवेट लिमिटेड तो पैसा भी हमारा है, हम वो डायरेक्टर है, हो सकता है मेरा शेयर 1/2, बाकी सब 4 बंदों का 1/2, इस तरह हो सकता है। तो वो डिफरेंट शेयर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो आगे चल के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपको क्लियर ना हो तो मेरा फ़ोन नंबर आप लोगों के पास है, यू कैन गिव ए व्हाट्सएप मैसेज, यू कैन गिव एनी मैसेज एल्स। मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ आपको मेरा नंबर, अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो दिस इज माई नंबर 0333 सो यू कैन पुट एनी क्वेश्चन ओवर हियर, इस पे आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा मुझे, मैं आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर यू, मैं आपको जवाब दे दूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, आप मेरे ICMAP के स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर आल्सो बिलोंग्स टू यूनिवर्सिटी, उनके एग्जाम जो होते हैं ज़रा आराम से हो रहे होते हैं उनके, मैं बात का सवाल का जवाब भी हफ्ते हफ्ते बाद दे रहा होता हूँ। तो मुझे पता हो कि आप प्रोफेशनल स्टडीज़ के बच्चे हैं, तो आपको जवाब जल्दी देना है क्योंकि आपके एग्जाम बिल्कुल एक्सेप्टेड करेंगे। ओके बच्चों, सी यू। अब बात ये आ गई कि मैं जहाँ से चला था वो क्या था। ये रिन्यूमरेशन कमेटी की बात हो रही थी, ये इंट्रोडक्शन था, और ये मैंने इसके अंदर ये तफसील आपको पढ़ाई। अब मैं वापस जाता हूँ नॉमिनेशन कमेटी में। अच्छा, नॉमिनेशन कमेटी के अंदर मैं ज़्यादा कोई लहदा स्लाइड नहीं बनाई, उसके अंदर मैंने इतना ही मटेरियल रखा है, अच्छा, जितना कि मैंने इस स्लाइड पे ऊपर रखा हुआ है। इसके लिए लहदा स्लाइड नहीं है मेरे पास, क्योंकि इसके लिए मैं जाता तो फिर पूरा मेरा कोर्स ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस में घुस जाना था। तो मैं तो चाह रहा था सिर्फ मैनेजमेंट के हवाले से बात कर लूँ कि आपको पता चल जाए कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैसे चलती है। ये जो नॉमिनेशन कमेटी होती है, इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि 2 तरह की कंडीशन हो सकती है जहां ये किसी नए डायरेक्टर को नॉमिनेट करें। वो 2 कंडीशंस आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, मैं याद करता हूँ क्या होती है, लेट मी रिमेम्बर। एक तो ये होती है कि अल्लाह ना करे कोई डायरेक्टर जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो कोई डायरेक्टर जो है बीइंग पास्ड अवे, वो गुजर गया दुनिया से, अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे, तो ऐसी सूरत हाल में नए डायरेक्टर का नाम देना, नॉमिनेट करना, ठीक है जी। तो ये नॉमिनेशन कमेटी का काम है। या ऐसा हुआ कि कोई बहस चल रही थी हमारी, उस बहस के अंदर हमें डिस्कशन में कोई लूप होल नजर आया, जैसे फर्ज कीजिए कि मैं अभी मिसाल दे रहा था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम पे बात हो रही थी, बहुत ही कम में जो है नी डायरेक्टर्स ने हिस्सा लिया बहस में। मैं वहां बैठा था नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और मैं नॉमिनेशन कमेटी में भी हूँ, तो फर्ज कर लें सिर्फ, बल्कि आमीन कह दिया करें, मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या हो गया कि मैं नॉमिनेशन कमेटी में भी हूँ, मुझे एक लूप होल नजर आया कि यार इंफॉर्मेशन सिस्टम पे बात की, इनमें से तो बोला ही कोई नहीं, तो इनको क्या आज बीच पड़ गई है, इनको क्या मसला है कि बोल नहीं रहे। फिर मैं उनकी बैकग्राउंड देखता हूँ, तो एक बंदा मार्केटिंग का है, एक बंदा जो है लॉ का है, और बाकी लोग जो है उनकी फील्ड जो है वो जो है वो ये है ही नहीं, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह। मैं समझ गया यार इनके अंदर जो है ना कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट ही नहीं है। तो मैं फौरी तौर पे नॉमिनेट करता हूँ कि यार एक बंदा हमें चाहिए जिसकी स्किल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो इसका मतलब 2 तरीके हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि मैं डायरेक्टर नॉमिनेट करूं, यानी इस बात पे कि अल्लाह को एक डायरेक्टर प्यारा हो गया, जाहिर है उसकी जगह किसी ने आना है। मैं चाहूँ तो मैं उसकी जो उसका जो सब ऑर्डिनेट मैनेजर है, सीनियर मैनेजर, उसको प्रमोट कर दूँ, ठीक है। और दूसरा ये हो सकता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का कोई बंदा नहीं बिठाया हुआ, तो जो हमारा लीडिंग डेटाबेस मैनेजर है या जो हमारा सीनियर इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर है, दोनों में से किसी एक को मैं नॉमिनेट कर दूंगा, यार इसको मैं डायरेक्टर बनाना चाहते हैं और इसको हम लाना चाहते हैं बोर्ड में ताकि इसकी राय ली जा सके। तो ये 2 बातें हो सकती हैं। अब यहाँ पे आपका सवाल हो सकता है, मुझे पता है जैसे कि अभी एक बच्चा मुझे सवाल कर रहा है, ये सवाल क्या है, सवाल मेरा सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। सवाल ये है कि सर ये जो बंदा आपने नॉमिनेट किया, ये एज अ डायरेक्टर काम कर रहा है, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए कि शेयर होल्डर ने तो इलेक्ट किया था उन डायरेक्टर्स को जो पहले बैठे हुए, इसको कैसे इलेक्ट कर लिया?
इसमें ज़रा मेरी बात गौर से सुनिए। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारी एजीएम होनी है लेट्स सपोज दिसंबर में हमारी एजीएम होनी है, ठीक है जी। अच्छा, मैंने नॉमिनेट कर दिया इस बंदे को जून में। अब जून से लेके दिसंबर तक मेरी नॉमिनेशन की बुनियाद पे ये डायरेक्टर होगा। यानी मैं इतनी वर्ष तो रखता हूँ ना, जैसे प्रेसिडेंट साहब जो है ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, तो मैं भी इस तरह एक ऑर्डिनेंस जारी कर रहा हूँ वहां पे कंपनी में कि जी मेरे कहने पे ये बंदा डायरेक्टर है, तो 6 महीने डायरेक्टर रहेगा। अब दिसंबर में आ गई एजीएम, मुझे स्पेशली शेयर होल्डर से नहीं कहना कि मैंने ये नॉमिनेट किया, प्लीज इसे अप्रूव करो, इसकी कोई चक्कर नहीं है, ये मेरी कंपनी के चार्टर में नहीं है, मैं नहीं कहूँगा। अगर शेयर होल्डर ने एतराज ना किया तो वो मतलब ये कि वो भी इलेक्ट हो गया। अब अगर साल 6 महीने गुजर चुके हैं, 2.5 साल रहते हैं, तो अब अगले 2.5 साल वो डायरेक्टर है, चूंकि एजीएम में एतराज नहीं हुआ, मेरे नॉमिनेशन को शेयर होल्डर ने एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब है लिखा हुआ होता है उसके अंदर रिपोर्ट के कि ये नए डायरेक्टर शामिल हुए हैं। अगर ऑब्जेक्शन करना होता तो शेयर होल्डर कर देते, नहीं किया तो इसका मतलब उन्होंने पढ़ तो लिया रिपोर्ट और बैठे रहे चुप करके, इसका मतलब ये इलेक्ट हो गया। अब 3 साल बाद इलेक्शन होंगे, फिर कुछ चेंज वेंज होगी, या 2.5 साल बाद, जो भी जितना भी टाइम रहता है। तो ये इसका जवाब। तो ये हो गया बच्चों नॉमिनेशन कमेटी का मामला। अब अगला मामला आ गया आपका ऑडिट कमेटी का। ऑडिट कमेटी में एक तो मैंने यहीं पे छोटी छोटी बातें लिखी हैं 4, ठीक है, 4 बातें छोटी छोटी सी लिखी हैं। एक छोटा सा मामला जो है उसको मैं अलहदा कर देता हूँ, ये मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, ये मैं यहाँ से मिटा दूँ, ये नहीं आता, इसको अलग करते हैं। जब रिस्क कमेटी है तो इसको इधर ले जाते हैं। अच्छा, अब बात ये है जी कि ऑडिट कमेटी क्या करेगी। जी ऑडिट कमेटी का पहला काम ये है कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो उसके साथ लियाज़ोन करे। अब मैं इसको इस तरह से समझा सकता हूँ कि देखिए, जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटर है वो आपके ऑफिस में नहीं होता ना जी, और रिव्यू करता है वो इंटरनल कंट्रोल को, और इनका काम है रिव्यू करें इंटरनल कंट्रोल्स को और इन्वेस्टिगेशंस करें अगर कोई गड़बड़ हो। तो ये काम है ऑडिट कमेटी का। अब मैं इसको ऑडिट कमेटी पे ले जाता हूँ, वहां जाके आपको समझाता हूँ। देखिए बात ये है कि फर्ज कीजिए ये हमारी कंपनी है, दिस इज अवर कंपनी वर्किंग ओवर हियर, हम यहाँ काम कर रहे हैं, ये हमारी कंपनी काम कर रही है। ऑडिटर का ऑफिस अलग है, ऑडिटर इज सिटिंग इन हिज ओन ऑफिस। यहाँ से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इन्हें नॉमिनेट किया, शेयर होल्डर्स ने ऑब्वियसली इनको अप्रूव किया, तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी ऑडिट कमेटी के कहने पर ये हमारे ऑडिटर बन गए। सुन लीजिए, फिर मैं समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ज़रा अल्फाज में थोड़ी सी मुझे कमी लग रही है, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि ये हमारी कंपनी है जो काम कर रही है, ठीक है जी। इसका सिस्टम और प्रोसीजर जो है वो ऑडिट कमेटी चाहती है कि देखें कि सही चल रहा है, तो उसके लिए वो नॉमिनेट कर देते हैं ऑडिटर को, और अगर शेयर होल्डर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे तो ये बन गया आपका यानी कि इलेक्टेड ऑडिटर या अपॉइंटेड एडिटर। ये जो ऑडिटर है ये साहब जो है ये आपके अपॉइंटेड ऑडिटर हैं, और ये थर्ड पार्टी है, ये ऑफिस में मौजूद नहीं है आपके, इनका अपना ऑफिस है, दे आर सिटिंग अवे, बोला जाए। तो जब ये अपॉइंट हो गए तो इनको ऑडिट असाइनमेंट मिल गई। क्या मिल गई? ऑडिट असाइनमेंट मिल गई कि जनाब आप अपनी टीम को लेकर आए, हमारे ऑफिस में तशरीफ लाएं, अपने स्टाफ को भेजें जिसको भेजना है, और इसमें से हमारे काम का एक सैंपल सिलेक्ट करें, हमारे काम का एक सैंपल सिलेक्ट करें। अगर आपको लगे कि हमारा ये काम और ये सैंपल जो लिया है इसमें हर चीज असूल के मुताबिक है, हर चीज अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन चल रही है, तो आप प्लीज इसको डिक्लेयर कर दें ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर, तो आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कह दें ट्रू एंड फेयर है। अगर इन्होंने कह दिया कि जनाब हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर है, तो मैं इसके कई मतलब निकालूंगा। मैं इसका एक मतलब ये निकालूंगा कि मेरा सिस्टम अपनी जगह ठीक काम कर रहा है, मेरे कंट्रोल्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मेरी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक हो रही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है,
और मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सच बोल रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं। इससे शेयर होल्डर जो है वो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी कि क्या बात है, हमने वाकई सादिक और अमीन किस्म के डायरेक्टर चूज किए हैं जो सिस्टम भी सही चला रहे हैं, कंट्रोल भी सही चला रहे हैं, रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहे हैं और ट्रू एंड फेयर प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। ये बंदे ईमानदार हैं। ठीक हो गई जी बात। अब आप मेरे से सवाल करेंगे कि सर क्यों ऑडिट कमेटी के अंडर है जी, सॉरी अंडर नहीं है, ऑडिट कमेटी क्यों लियाजोन कर रही है, डायरेक्टर डायरेक्ट क्यों नहीं कर लेते? नहीं, डायरेक्टर्स को डायरेक्ट इनसे बात करने इसलिए नहीं मैं दूंगा अगर मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं, मैं ऑडिट कमेटी में बैठता हूं, कि कहीं ये उनके सबऑर्डिनेट ना जाहिर हो जाए या उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना आ जाए कि इनका तो हमने काम चेक करना है और वो उनको जनाब जो है प्रोटोकॉल दे रहे हो या वो उनके साथ डील कर रहे हो, तो उन्हें एक फीलिंग आए कि जनाब ये जो लोग हैं ना ये बड़े अच्छे हैं तो हमने इनके खिलाफ नहीं लिखना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमने इनको एक्टिव मैनेजमेंट यानी हर वो डायरेक्टर जो 9 से 5 काम कर रहा है, वहां से सैलरी ले रहा है, वहां से रिन्यूमरेशन ले रहा है, उसके अंडर नहीं काम करेंगे। ये काम करेंगे ऑडिट कमेटी के अंदर जहां बैठे होंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनको कहेंगे कि आए जी आके जरा यहाँ से सैंपल लें और चेक करें, ताकि एक न्यूट्रलिटी और या कह लीजिए कि एक जो है वो कहते हैं ना, न्यूट्रलिटी को आप उर्दू में कहते हैं एक ऐसा बंदा जो कि ना इस पार्टी का है ना उस पार्टी का है, वो बीच में न्यूट्रल है, वो बीच में न्यूट्रल है, किसी किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं है उसके ऊपर। गैर जानिबदार, यस इट्स गैर जानिबदार, गैर जानिबदार। सो दिस इज व्हाट द वर्ड आई वाज सर्चिंग। तो ये गैर जानिबदार बनता है, जैसे आपका क्रिकेट में अंपायर होता है, आउट है तो आउट है, नॉट आउट है तो नॉट आउट है। इसी तरह ऑडिटर है, वो भी थर्ड पार्टी है, उसका भी कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होता, उसने भी अपनी फीस लेनी है, लिहाजा उसको सही नजर आएगा सही बताएगा, गलत नजर आएगा तो गलत बताएगा। अब ये बड़ी बात है, यहाँ पे आप कहते हैं जी कि हैव अ फॉर्मल टर्म्स ऑफ रेफरेंस। एक फॉर्मल टर्म ऑफ रेफरेंस हो, करना क्या, असाइनमेंट क्या आपकी, ठीक है। ऑडिटर के साथ कम से कम आप एक क्वार्टर में एक दफ़ा ज़रूर मिले, ठीक है जी। वंस इन अ ईयर जो है हैव अ मीटिंग विद एक्सटर्नल ऑडिटर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिसमें कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मौजूद नहीं होना चाहिए ताकि किसी किस्म का कोई दबाव ना आए, ठीक है जी। और जो मैटर वो राइज करते हैं उनको आप डिस्कस करें कि जो वो सिस्टम में प्रॉब्लम बता रहे हैं आपको। recommend appointment and removal of external auditor and set audit fee after the discussion with external auditor। के एक तो अगर पुराने वाले जो है 3 साल मुकम्मल हो गए या जो कॉन्ट्रैक्ट था मुकम्मल हो गया तो नए को अपॉइंट कर लिया जाए और फी तय कर ली जाए, ये भी इनकी जिम्मेदारी है। अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मैं ये काम दे दूं तो हो सकता है वो फी 4 गुना ज्यादा देके उन्हें कहे लो जी हमारे खिलाफ रिपोर्ट ना लिखना, ठीक है, या बस ट्रू एंड फेयर लिखना, ये लो पैसे तुम्हें डबल दे देते हैं। इसलिए ये काम इनके जिम्मे नहीं लगाना, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के जिम्मे लगाना है। इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम और सिग्निफिकेंस ऑफ फाइंडिंग द इंटरनल ऑडिटर, जो इंटरनल ऑडिटर का प्रोग्राम है उसको भी डील करना है। अब आप कहेंगे सर अभी तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल हो रही थी, एकदम बीच में इंटरनल भी डाल दिया आपने जी। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनल ऑडिटर्स भी होते हैं, यकीनन आप जानते होंगे। ये इंटरनल ऑडिटर एक टीम होती है जो इंटरनल ऑडिट करती रहती है, ये परमानेंट अपॉइंट की होती है और ये डायरेक्टर्स को जवाब देनी होती है, ये भी ऑडिट कमेटी को जवाब दे होती है और ऑडिट कमेटी इनको बिल्कुल उनसे अलग रखती है और असाइनमेंट देती है कि जी आज एचआर डिपार्टमेंट में जाना है, 3 दिन वहाँ रहना, उनके प्रोसीजर ज़रा चेक करके आए, उस पर एक रिपोर्ट दें, फलां जगह जाना है आपने ये चेक करना है। तो ये इस तरह का इनका काम होता है, ये इंटरनल टीम होती है। यानी आप ये कह लीजिए एक ऐसा निज़ाम है जिसमें एक्सटर्नल ऑडिटर भी हैं और इंटरनल ऑडिटर भी हैं, और इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट के अंडर नहीं है, इंटरनल ऑडिटर जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के अंडर है। अच्छा, और उनके जिम्मे भी काम ये है कि उन्होंने सिस्टम और प्रोसीजर को देखना है। वैसे आपस की बात ये कि जब हम बात करें ना स्कोप की, यस,
ऑडिट कमेटी जो है उसके अंदर NEDs ही बैठते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बैठते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं शेख उस्मान। यस, द ऑडिट कमेटी जो होती है उसको NEDs पहले पहले नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं वो नॉमिनेट होते हैं, बोर्ड का हिस्सा बनते हैं विजिटिंग बेस पे, और फिर वो जो है नाम चूज करते हैं कि कौन से ऐसे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जो ऑडिट कमेटी में बैठेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों, लेकिन अगर मैं जो बात कर रहा था वो ये कि अगर आप स्कोप की बात करेंगे तो एक्सटर्नल ऑडिटर से ज़्यादा इंटरनल ऑडिटर का स्कोप है, क्योंकि उन्हें स्ट्रेटेजी भी चेक करनी है, उन्होंने प्रोसीजर भी चेक करने और उन्होंने सिस्टम भी चेक करना, उन्होंने सारी चीज़ें चेक करनी है। लिहाजा इनका काम जो है वो ज़्यादा जो है वो कह सकते हैं कि अहम होता है, या ज़्यादा ज़्यादा स्कोप बड़ा होता है, आप ये कह सकते हैं। अगर आप कहें नेचर एंड एक्सटेंड टू नॉन ऑडिट सर्विसेज ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर अंडर रिव्यू, तो बाज़ ऐसी सर्विसेज भी होती हैं जो कि हम लेते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर से, ठीक है जी। तो यू कैन से नॉन ऑडिट सर्विसेज, जैसे कि आप कोई कंपनी अक्वायर कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं कोई चीज़, तो ये उनको असाइनमेंट दे सकते हैं कि इस कंपनी की ज़रा इवेल्युएशन कर दें कि इसकी क्या वर्थ है, हमें इसे कितने में ख़रीदना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी कोई असाइनमेंट दी जा सकती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, वो भी ये उसको एड्रेस कर सकते हैं। अब जो बात है, सवाल था कि हाँ, अब सवाल जो था एक टेक्निकल सवाल आपने मेरे से किया, और वो ये है कि अगर ट्रू एंड फेयर ना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फिर क्या होगा। तो फिर जो मुझे पता है वो ये पता है कि फिर ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर डिक्लेयर नहीं करते, फिर ये क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई करने का मतलब है कि फिर बताएं किस हद तक इन्हें चीज़ें ठीक मिली है, किस हद तक चीज़ें सही नहीं मिली। लेकिन बहरहाल इफ देयर इज नॉट ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट, इट मीन्स दैट के शेयर होल्डर अगली दफ़ा पक्की बात है मैनेजमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, उसको बदल देंगे। इससे ज़्यादातर डायरेक्टर्स की कोशिश होती है कि इसे ट्रू एंड फेयर ही डिक्लेयर होना चाहिए, और उसके लिए वो सारे प्रोसीजर और रूल्स को फॉलो करते हैं। अच्छा बच्चों, अब जो कमेटी एक रह गई थी वो थी रिस्क कमेटी। अब ऑडिट कमेटी हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे रिस्क कमेटी अक्सर यूं भी किताबों में लिखा है रिव्यू ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, छोटी कंपनीज में हो सकता है रिस्क कमेटी अलहदा ना हो, ऑडिट कमेटी हुई रिस्क कमेटी की असाइनमेंट दे दी हो, लेकिन बड़ी कंपनी में रिस्क कमेटी अलग होती है, तो वही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो उनके जज ये भी असाइनमेंट देंगे। तो लेकिन नहीं, आमतौर पर रिस्क कमेटी अब अलहदा होती है, इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ गई है, और ये देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं, मैनेज करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि अगर कोई फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है, कोई बड़ा रिस्क हमने लिया है, तो वो हम, जैसे कि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि रिस्क क्या हो सकता है। हम अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, केबल गलत लगा दी, अगर हम कोई मैकेनिकल कंपनी है, मोटर गलत लगा दी, जिससे कस्टमर का नुकसान हो सकता है, कंपनी के इमेज का नुकसान हो सकता है, तो इस तरह की कोई गलती का गुंजाइश ना हो। अच्छा, एक बात तो ये है। अच्छा, अब देखिए दूसरी चीज़ अब यहाँ से शुरू करते हैं कि इनका काम है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश करना, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करना, ताकि ये बात इंश्योर हो जाए, रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस में देखा जाए कि कोई ऐसा रिस्क ना लिया जा रहा हो, और इसके लिए ऐसा कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंशन कर दिया जाए, ऐसा कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर किया जाए जिससे रिस्क का सवाल ही पैदा ना हो। तो इनका काम है प्रोसेस और सिस्टम देना, ठीक है, जिसकी मदद से कंप्लायंस हो सके, मॉनिटरिंग हो सके कि जो पॉलिसीज हमने बनाई हुई है, प्रोसीजर बनाए हुए हेल्थ एंड सेफ्टी के, कस्टमर केयर के, निज़ाम को मजबूत तरीके से चलाने के, स्ट्रेटजी को प्रॉपर तरीके से रन करने के, वो सारे इस तरह और आइडेंटिफाई किया जा सके, रिपोर्टिंग की जा सके ऑफ रिस्क अगर रिस्क कोई है, और फिर उसके लिए मैनेजमेंट की जा सके जो भी डेफिशिएंसीज हैं, और ये अंदाज़ा किया जा सके कि इमर्जिंग रिस्क जो है वो कितना बड़ा है, और अगर ये इफ अल्लाह ना करे ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू एक्सपोजर दैट रिस्क, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अब आप कहेंगे कि जितना, वो कहते हैं जी फिर उसके लिए कंट्रोल लगाने पड़ेंगे, कि जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा कंट्रोल लगाना पड़ेगा। ये भी है कि बाज रिस्क जो है उनको हम जो है वो बेयरेबल समझते हैं, और हम कहते हैं कि इसके लिए हम ठीक है, हम बेयर करते हैं। जैसे कि आप यूँ समझिए कि हमारे घरों में किसी की लाइफ की कोई गारंटी नहीं, ठीक है ना,
और किसी को बुखार किसी वक्त हो सकता है, किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। तो हम घरों में क्या करते हैं, थोड़े से पैसे उसके लिए रख लेते हैं कि अल्लाह ना करे अगर ऐसी कोई सूरत हाल होगी तो पैराडोल लानी है, डॉक्टर साहब के पास जाना है, तो हम कहते हैं ये हमने थोड़े से पैसे इंश्योरेंस के लिए रखे हुए, यानी ये आपकी घर में छोटी सी जो है मेडिकल इंश्योरेंस है कि आपको मेडिसिन मिल जाएगी वक्त पे। तो यहाँ पे भी ये होता है कि जो छोटे छोटे रिस्क होते हैं उनके लिए हमने पहले से चीज़ें अरेंज की होती हैं कि जैसे एक हमारा जेट फाइटर F-16 है तो उसके एहतियातन वो वाले बेल्ट जो ज़रा नाजुक नौइयत के हैं वो ज़रा पहले से रखे जाएं कि अल्लाह ना करे वॉर कोई बता के तो नहीं होनी, तो जब हो तो उस वक्त वो जो छोटे छोटी रिपटे हैं पुर्जे हैं वो स्टॉक में मौजूद हो, ताकि जहाज़ एक रिबट के हाथों ना रह जाए। रिबट के हाथों रह गया तो दुश्मन की तो मौजें हो जाएंगी। लिहाजा हम उन रिस्क को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके लिए हम पैसा लगाते हैं। अच्छा, बाद बेल्ट ऐसे होंगे मशीनों के, जहाज़ों के, ठीक है जी। अच्छा, वैसे एक बात है, जब भी आप लोगों से बात करता हूँ जहाज़ों की मिसालें मेरे ज़हन में बड़ी आती हैं, इसकी वजह नहीं क्या वजह है, या तो मेरा हाल है आपकी कोई तस्वीरें मैंने देखी गई, हो सकता है, चले एनीवे ये बाद में देखेंगे। अब बात ये आ जाती है कि जी रिस्क जो है वो इस तरह का आ जाता है कि अब बेल्ट है, कोई रिबट है, कोई चीज़ है, अब वो अगर उस वक्त दस्तियाब ना हुई तो वो वेस्ट हो जाएगी ना, आपकी आपकी प्रोडक्शन रुकेगी, तो आप वो मंगवा के रखो, ये रिस्क मिनिमाइज हो रहा है। लेकिन 6 माह बाद वो खुश्क हो जाएगी, रिबट यानी कि रबड़ की चीज़ है, उसके स्टैंडर्ड वेस्ट हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगी, तो हो जाए, हमने उसको रखना है। तो इस तरह के रिस्क भी जो होते हैं उनको हम देखते हैं और उनको हम टेक ओवर करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। लेकिन आप सब बच्चे जानते हैं आपकी फील्ड फाइनेंस है, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं कि जैसे मुझे कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है और उसके लिए मुझे डॉलर चाहिए, वो डॉलर के लिए जो बजट रखा है वो मैंने रखा है 160 रुपये पर डॉलर के हिसाब से, लेकिन मुझे पता है कि जो इकोनॉमी की कंडीशन है 173 पे भी जा सकता है, 170 पे भी जा सकता है। तो मेरा ये काम है कि यहाँ हैजिंग कर लूँ। हैजिंग का मतलब ये होता है कि मैं इंश्योरेंस करवा लूँ, मैं किसी बैंक से मुआहदा कर लूँ कि लो जी मैं तुम्हारे साथ डील कर रहा हूँ, ये मैं फीस तुम्हें एडवांस में दे रहा हूँ और मैं तुम्हारे से ना अक्टूबर में $1 लाख खरीदूंगा और उसकी कीमत 160 होगी, इसको हम हैजिंग कह सकते हैं, हम हैजिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक मशीन है, हमें पता है कि अगर इसमें प्रोसेस ख़राब हुआ तो ये इतने $1 लाख की मशीन इंपोर्ट की थी, ये ज़ाया हो जाएगी, तो बेहतर है हम इसकी कोई इंश्योरेंस करवा लें कि लो जी अगर कोई रिस्क फैक्टर हुआ, ये मशीन ख़राब हुई तो इसके पैसे इंश्योरेंस देगी। बिल्कुल इस तरह जैसे कि आप एक गाड़ी खरीदते हैं इंस्टॉलमेंट पे, तो बैंक कहता है कि यार अभी तो मेरे पैसे आए नहीं, अल्लाह ना करे गाड़ी चोरी हो गई तो मेरे तो पैसे चले जाएंगे, तो बैंक क्या कहता है, बैंक कहता है नहीं जी मैं गाड़ी तुम्हें तब दूंगा जब इसकी इंश्योरेंस हो जाए, ताकि अल्लाह ना करे तुम्हारी गाड़ी चली जाए, इंश्योरेंस वाले कम से कम पैसे तो मेरे भर देंगे ना। तो ये चीज़ होती है कि इंश्योरेंस करवा लीजिए, इससे भी रिस्क मिनिमाइज किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये बात होती है कि रिस्क को आइडेंटिफाई करो, उसको जो है वो कंट्रोल करो। तो यहाँ पे हमारी मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम रिस्क को आइडेंटिफाई करें और रिस्क मैनेजमेंट करें कि हमने रिस्क को मिनिमाइज कैसे करना है, हमने रिस्क को कंट्रोल कैसे करना है। मैं एक मिनट में, मैं मंसूर अंसारी का सवाल है मेरे पास, मैं अभी 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 बात करता हूँ इसके ऊपर, अभी बात करता हूँ, ठीक है। फवाद अली का सवाल है और एक मंसूर अंसारी का सवाल है, मैं सामने रखा है आपने। अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर ये है कि इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंस होना चाहिए इसके अंदर, ताकि ज़ाहिर है इस बात को ये आ जाती है कि पैसा हमारा सारा ज़ाती तो नहीं ना है, हमारा तो मेहनत है, लेकिन पैसा तो शेयर होल्डर का, लिहाजा रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। और इंटेग्रेट रिस्क मैनेजमेंट एंड एसोसिएशन कंट्रोल विद द मैनेजमेंट गोल्स, कि इन दो तीनों चीज़ों को लिंक कीजिए, एक रिस्क मैनेजमेंट और दूसरा कंट्रोल्स जिससे आपने इसे रोकना है, और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन के मकासद, कि ऐसा ना हो कि कोई इतना बड़ा रिस्क से एक्सपोजर हो जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मीट करना मुश्किल हो जाए, अल्लाह ना करे कोई बड़ा फ्रॉड हो जाए, कोई बड़ा इमेज लॉस हो जाए, पता लगे कि हमने जो सेल्स टारगेट रखे तो वो अचीव नहीं होगी। तो तीनों चीज़ों को सामने रखो कि रिस्क कितना बड़ा है, जितना बड़ा रिस्क है उतना बड़ा कंट्रोल लगाओ, ठीक है, उसके मुताबिक कंट्रोल करो, रिस्क मैनेज करो और इंश्योर करो कि इसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कहीं अचीव होने से ना रहे। तो ये होगी आपकी रिस्क कमेटी का नाम। अब जहाँ तक सवाल है, कुछ बच्चों के सवाल है, इसके बाद मैं इस प्रेजेंटेशन को ऑफ करके नई प्रेजेंटेशन को टेक ओवर करूँ। अच्छा, यहाँ पे बच्चों बात यह है कि जो सवालात सामने हैं मेरे इस वक्त, मैंने कहा था
उसके अंदर एक तो ये है कि एक सवाल तो बड़ा आसान सा है कि ऑडिट कमेटी और रिस्क कमेटी में डिफरेंस क्या है। ऑडिट कमेटी का काम सिर्फ ऑडिट इश्यूज को देखना है, इंटरनल ऑडिटर को मैनेज करना है और एक्सटर्नल ऑडिटर से लियाजोन करना है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है, इनका सिर्फ इतना काम। रिस्क कमेटी का काम यह है कि जहां जहां खतरात हैं, खतरात की मैंने मिसालें दी हैं, ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, इमेज रिस्क हो सकता है, बैड ऑपरेशन हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, कोई चीटिंग हो सकती है, तो उसको हमने रोकना है, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉस हो सकता है कोई, तो हमने उसे रोकना है। तो ये होता है रिस्क कमेटी का काम। उनका काम ये, मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं एक केस स्टडी करवा रहा था, मैं आई डोंट वांट टू कोट दा कि कौन सा एग्ज़ाम था, मुझे मेरे जहन में एग्ज़ाम वैसे है भी नहीं। तो मैं केस स्टडी करवा रहा था, तो उसमें ये था कि एक शिप था जो छोटे साइज का था, और उसके जो फ्रंट रेयर डोर थे, फ्रंट रेयर डोर होता है, आप पता, शिप बड़ा देखने में लगता है कि बस ये एक कश्ती सी है, लेकिन जब आप उस समुंदर में जाके देखो तो पता लगता है साहले समुंदर से तकरीबन को 40-50 फीट ऊपर उसकी जो है सामने वाली नोज है। तो उसके फ्रंट रेयर डोर नीचे थे, शिप छोटे साइज का था, उसे पैसिफिक ओशन में किसी टूर के लिए भेजने की तैयारी हो रही थी। इतने में जो रिस्क कमेटी के डायरेक्टर थे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उन्होंने छापा मार दिया। वो वहां पहुंचे, उन्होंने वहां जाके जनाब फौरी तौर पे कहा कि जनाब ये फैसला हुआ कब और ये कैसे अचानक टूर तय हो गया। उन्होंने कहा जी आजकल तो जो है वो दिन है जिसके अंदर सी बड़ा रफ होता है, और वो भी आप पैसिफिक ओशन में से भेज रहे हैं, तो डूब जाएगा, इसके सामने वाले शीशे तो पहली लेयर में टूट जाएंगे और पानी इसके अंदर आ जाएगा। उन्होंने, वो एडमिरल थे, उन्होंने कहा आप तो खुदा अकल दे, आप ये कर क्या रहे थे। तो लिहाजा इनका कुछ इस तरह के काम होते हैं कि वहां पहुंचो, पहुंच के देखो कोई खतरा ना मोल ले रहे हो, कोई गलत काम ना कर रहे हो, इस तरह के रिस्क ना ले रहे हो। तो इस तरह की सिचुएशन हो, जैसे कि अभी चंद दिनों पहले एक टाउन है, उसका नाम नहीं हम लेंगे, उसका एक कमर्शियल बना नया बिल्डिंग थी, वो एक साइड पे किसी ने बेसमेंट की खुदाई की, वो पूरी बिल्डिंग लिफ्ट होकर उसके अंदर गिर गई, और लोग, जब वो उसके अंदर से कुछ साउंड क्रिएट हुआ तो लोग निकल के भाग के बाहर आगे, जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर वो सारी की सारी चीजें गिरी। अब वहाँ रिस्क कमेटी का आज इजलास हुआ चंद दिन पहले, तो अब उन्होंने कुछ एसओपीज तय किए। एसओपीज ये तय किए कि हमारे जहाँ जो कंस्ट्रक्शन होगी उसमें में जो सरिया इस्तेमाल होगा वो हार्ड वाला नहीं होगा, अच्छे वाला होएगा। उसके बाद जो है वो जो अगर आपने बेसमेंट बनानी है तो आपको पहले रिपोर्ट करनी होगी, ताकि जो केयरिंग है उसके मुतालिक वो की जा सके कि साथ वाली बिल्डिंग की बेसिस कैसी है। क्या आपने जनाब वो क्रेन घुसा के उसके अंदर कोई 40 फुट नीचे खड्डा खोद दिया तो उसके अंदर से फ्लो, वो कोई पाइप टूटा और वो मसला हो गया। तो इस तरह करके रिस्क कमेटी का काम है कि वो आइंदा के लिए जो है ऐसे लाहे अमल बनाए कि इसमें गड़बड़ ना हो। रिस्क कमेटी में बिल्कुल एनईडीज बैठेंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बैठेंगे। चूँकि हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बिठाएंगे तो हो सकता है वो रिस्क लेने को तैयार हो जाए, चूँकि उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, उनकी सैलरी बढ़ती है, ज़्यादा मुनाफा मिले, उनको शेयर्स मिलते हैं, तो इसलिए हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को बिठाते हैं, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को तो हमने सिर्फ फीस देनी होती है, शेयर सैलरी वगैरह इससे इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये बात मैंने पहले कर दी है। तो होप कि आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे आंसर हो गए हैं। मैं नीचे भी देख रहा हूँ इसके अंदर कोई और सवाल ना हो, तो यहाँ तक आपके सारे सवाल आंसर हो गए। इसमें कोई ऐसी मेरे लिए अचंभे की बात नहीं थी कि इतने सारे सवाल आए। ये टॉपिक जब भी आता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा सवालात करते हैं, एंड आई लव टू आंसर देम जिस हद तक मेरी कैपेसिटी है। और अगर कभी मेरे से कोई सवाल इसमें आंसर ना हो तो मैं बिल्कुल इसमें शर्माता नहीं हूँ। मैं जाके कोई प्रैक्टिकल सीनियर ऑडिटर को पकड़ लेता हूँ कि चल बेटा ये ज़रा बता कि ये कैसे होता है, और फिर मैं वो जो जवाब है वो मैं आके आपको दे देता हूँ। शुरू में तो मैंने ऐसे ही किया था, ठीक है, क्योंकि मेरा शुरू में थोड़ी देर में कहीं पे इंटरनल ऑडिटर के तौर पे काम कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज प्रैक्टिकली होता है। ठीक है जी। वहाँ पे मेरा काम जो था वो इस तरह का था कि मैं एक न्यूज़पेपर में, मेरी ये ड्यूटी होती थी कि मुझे मैयर करना है न्यूज़पेपर की एड को कि वो कितनी बड़ी है साइज़ में, और चेक करना है कि इसकी जो बिलिंग हुई है वो उसी साइज़ के मुताबिक हुई है कि नहीं हुई। तो उस ऑफिस में मेरा आना जाना था, तो वो मैं देखता था, तो वहाँ से मुझे काफ़ी चीज़ एक्सपीरियंस हुई कि इंटरनल ऑडिट कैसे होता है। तो वहाँ से कुछ सीखा। कुछ ये है कि मुझे एक जगह एक इदारा था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ थी, तो वहाँ मुझे इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट मिली थी। टेलीफोन मिसयूज़ हुए थे, उसके अलावा गाड़ियाँ मिसयूज़ हुई हुई थी, तो उसके ऊपर मुझे एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। बहरहाल वो मैंने रिपोर्ट तैयार कर दी। उसके बाद मैनेजमेंट ने जो मेरे साथ किया वो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन बहरहाल ये है कि वो रिपोर्ट मैंने तैयार की।
फिर मैंने उस रिपोर्ट को थोड़ी देर के लिए हाइड कर लिया। जब मेरी खूब धुलाई शुलाई होनी शुरू हो गई तो मैंने नौकरी का बंदोबस्त किया। जिस दिन मेरी नौकरी का बंदोबस्त हो गया अगली का, मैंने वो रिपोर्ट शो ऑफ कर दी। उससे पहले मैंने उसे छुपाए रखा। मैंने कहा जितनी देर अपनी रोटी लगी हुई है इसकी देर तो रखो। और ये ऐसा ही होता है कि अक्सर इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट्स बना लेते हैं और उनको रख देते हैं। पहले नौकरी का बंदोबस्त करते हैं फिर उसको बताते हैं। ये बातें प्रैक्टिकल की हैं, बाद में करेंगे, इसमें ना लिख देना कहीं। ये तो मैं वैसे शेयर कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं 3 मिनट का पॉज लेता हूँ। आप भी ज़रा ब्रेक ले लीजिए और मैं ज़रा पानी वानी पी लेता हूँ और फिर मैं इसको शेयर करता हूँ। आपने जाना नहीं है जी, कीप इन टच विद मी। मैं जस्ट अभी 3 मिनट पर स्टार्ट कर रहा हूँ। बड़ा हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पीक होगा जो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बड़ी अहम बातें होंगी। और आज जो इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लिंक करने जा रहा हूँ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जो आपका पिछला टॉपिक है। तो लिहाजा ये बड़ा अहम टॉपिक होगा, तो प्लीज़ स्टे विद मी। तो आप ये कीजिएगा कि मैं ज़रा ये बस एक गिलास पानी पीता हूँ और मैं अभी वापस आता हूँ। तब तक आप ज़रा इस स्लाइड को देखते रहिए। अब मैं चलता हूँ दूसरी स्लाइड्स की तरफ। ये जो पर्टिकुलर सेशन इस वक्त मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसका ताल्लुक सिर्फ एक चीज़ के साथ है सिर्फ, और वो है रह गया आखिर में ड्यूटीज़ किसकी क्या है। तो ड्यूटीज़ यहाँ पे वैसे तो एक लंबी लिस्ट हो सकती है, लेकिन मैं प्योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो नहीं पढ़ा रहा ना, इसलिए मैं ड्यूटीज़ जो आपके सामने रख रहा हूँ वो सिर्फ जो है वो चंद एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स जो पाए जाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में, उसके हवाले से। इसलिए आपने देखा होगा मैंने एक सेशन और आगे इसको कर दिया है, ताकि जब आपको मैं स्लाइड्स पोस्ट करता हूँ तो आपको पता हो कि 47th टॉपिक हो गया आपका। अच्छा, इन द बिग टॉपिक्स, और मैं इसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चौथा सेशन आपके साथ कंसीडर करूँगा। अब देखिए इसके अंदर मैं करने क्या जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें कंटेंट्स देख लेने चाहिए। देखिए सबसे पहले तो हमें इन कंटेंट्स को देख लेना चाहिए। इन कंटेंट्स में सबसे पहले देखना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या है। और एक मैंने बड़ी अहम बात की है अभी थोड़ी देर पहले कि मैं दो चीज़ों को लिंक करने जा रहा हूँ। ये बड़ा अहम इशू होगा। यहाँ दो तरह के एमसीक्यूज एट ए टाइम से सॉल्व करने पड़ेंगे जिनका ताल्लुक होता है। देखिए एक एमसीक्यूज इस टाइप के होते हैं पेपर में जो सिर्फ एक कंटेंट या एक टॉपिक से मुतल्लिक होते हैं, लेकिन कुछ एमसीक्यूज इस तरह के होते हैं जो काउंटर टॉपिक्स को शामिल करते हैं अपने अंदर। इनको हम कॉम्प्लेक्स किस्म के एमसीक्यूज कह सकते हैं। इनके नंबर ज़्यादा होते हैं, आमतौर पे 2 से 3 नंबर तक हो सकते हैं इसके। तो ये जो होते हैं एमटीक्यूज भी हो सकते हैं, इसको आप मल्टीपल टास्क क्वेश्चन कह सकते हैं। और आखिर में अब मैं आज ज़रूर कवर करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं बैलेंस स्कोर कार्ड पे भी बात कर सकूँ। अगर टाइम ना मिला तो फिर उसको मैं कल कर दूँ। लेकिन फिर चलते हैं, जल्दी से बात करते हैं ताकि हम इस टाइम को किसी तरह से मैनेज कर सकें, क्योंकि वक्त बड़ा कम है और मुकाबला बड़ा सख्त है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले डायरेक्टर्स की। देखिए डायरेक्टर्स की एक तो तस्वीर आपके सामने है। देखिए ये बिल्कुल कोई ऐसे लोग नहीं जिनके सर पे कोई सींग होता है या जिनके सर पे कोई जो है वो बड़ी कोई ख़ास किस्म की को अल्लाह ने नेमत कर रखी है। ये भी आपकी तरह इंसान है, आपके सामने पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे आप तालीम हासिल कर रहे हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल कर रहे हैं। दे आर आल्सो बीइंग द प्रोफेशनल क्वालिफाइड, देयरफॉर मोर रिस्पॉन्सिबल, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनमें ज़्यादा होती है। अच्छा, तो ये लोग जो हैं ये क्या करते हैं जी, सबसे पहली बात तो ये है कि बोर्ड शुड बी मेड ऑफ अप ऑफ बैलेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। हमारी कोशिश ये होती है कि एक बैलेंस क्रिएट करें एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के दरमियान। अब ये जो बैलेंस हम क्रिएट करते हैं उसमें इशू ये होता है कि आम तौर पे जो मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ी है इसमें सिंगापुर कोड देखा है मैंने, इसमें पाकिस्तान का कॉर्पोरेट कोड है, वो तकरीबन यूके वाला ये सारे का सारा। इसमें आम तौर पे ये कहा जाता है कि जी देखें 1/2 यानी 50% एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और 50% जो है ना जी ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो इट्स अ गुड बोर्ड, अच्छा बोर्ड है ये अच्छा बोर्ड है। लेकिन जो एक्सीलेंट बोर्ड है उसके अंदर तो जो सिंगापुर कोड है वो ये लिखता है, और एक जगह पे यूके कोड आई थॉट इस तरह से करके लिखता है कि जनाब आपके ईडी जो है वो
33% और 33% एंड 67% शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब ये तो बिल्कुल ही एक्सीलेंस हो गया ना जी। इतना एक्सीलेंस वैसे मेरे ख्याल में मैंने जो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिसर्च करनी चाह रहा था तो एक दफा थोड़ा सा ढूंढा था तो बहुत कम कंपनीज होगी, आई थॉट कम कंपनीज है। अच्छा, लेकिन उसमें यह है कि जो 67 है इसके अंदर वो भी शामिल है जो बैठते हैं रिस्क कमेटी में और जो बैठेंगे उसमें ऑडिट कमेटी में, और ये भी हो सकता है कि एक एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 2 या 3 कमेटीज में भी बैठता हो, कि वो सेफ्टी कमेटी में भी शायद बैठ जाए, रिस्क कमेटी में बैठ जाए, डिसिप्लिनरी कमेटी को उसमें भी बैठ जाए, उसके बाद वो जाए, तो ये भी मल्टीपल रोल भी हो सकते हैं। लेकिन जितने मल्टीपल रोल होंगे जाहिर उतनी वो फी चार्ज करेगा। तो ये बड़ी कंपनियों को तो इससे कोई कंसर्न नहीं। लेकिन मिनिमम क्या हो सकता है, यानी ये अच्छा है, ये एक्सीलेंट है, लेकिन मिनिमम क्या है, मिनिमम इसके उलट हो सकता है कि 67% ईडीओ और फिर कम से कम 33% जो है एनईडीज होने चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है या मिनिमम प्रिंसिपल फॉलो किया आपने तो इतना किया। अब हमारे यहाँ तो खैर शेयर होल्डर इतना अवेयर्ड नहीं होता इन बातों से, वो तो ज़रा डिविडेंड की तरफ ही जाता है। इसीलिए मैंने आज ज़रा बैलेंस स्कोर कार्ड को भी टच कर दिया कि ये भी ज़रा देखने की चीज़ है कि जब आप शेयर्स खरीदते और बेचते हैं तो ज़रा बैलेंस स्कोर कार्ड पे जाकर देखें कंपनी क्या कर रही है। तो ये भी ज़रूरी चीज़ है, इस पर भी आज बात करेंगे अगर टाइम मिला। अब इसके अंदर बिल्कुल क्लियर बात है कि क्लियर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिटवीन बोर्ड, चेयरमैन, रनिंग ऑफ बिजनेस एंड नो इंडिविजुअल हैज़ क्या है जी अनफिल्टर्ड पावर। किसी के पास कोई गैर महदूद ताकत नहीं होती, ताकत बड़ी एलोकेटेड होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की और चेयरमैन की भी। लेकिन बात यह है कि बेसिकली जो है टाइमली क्वालिटी इंफॉर्मेशन जो है टू बी सप्लाइड टू द बोर्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ इट्स ड्यूटीज, कि टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए, और दूसरा ये कि फॉर्मल एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट जो है बोर्ड को फॉलो किए जाए। डायरेक्टर्स टू स्टैंड फॉर री इलेक्ट एट अ रेगुलर इंटरवल, यानी वो जो 3 साल का टेन्योर है उसके बाद डायरेक्टर को फिर री इलेक्ट होने के लिए पेश होना चाहिए। और जो बेसिक चीज़ है वो है डायरेक्टर्स टोटल इन्वॉल्वमेंट एंड दोज ऑफ द चेयरमैन एंड हाईएस्ट पेड डायरेक्टर्स। तो ये बिल्कुल क्लियर डिस्क्लोजर होना चाहिए कि कौन से डायरेक्टर को क्या दे रहे हैं, ज़्यादा पे कर रहे हैं, कम पे कर रहे हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पे इसकी जो ड्यूटीज़ है वो क्या है, देखिए इनकी ड्यूटीज़ में एक तो ड्यूटी है कि इनका काम जो है वो ये है कि इन्होंने स्ट्रेटजी को मुरतब करना। स्ट्रेटजी के लिए जाहिर बात है इन्हें ये पता होना चाहिए इनकी कंपनी का विजन क्या है, इनकी कंपनी का मिशन क्या है, तो उस मिशन और विजन की रोशनी में अपनी स्ट्रेटजी को इन्होंने मुरतब करना। तो ये इनका काम पहली बात। दूसरी बात ये है कि एज अ टॉप मैनेजमेंट इनका काम ये है कि ये लोग जो है वो बाकी के सारे स्टाफ को क्या करें, बाकी सारा स्टाफ, बाकी सारी टीम जो है उसको ना सिर्फ ये हायर करें बल्कि उनसे ये अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करवाएं, क्योंकि बाकी की सारी टीम इनके अंडर काम कर रही है। सो देयरफॉर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनसे एक अच्छा जो है ना आपको परफॉर्मेंस लेके दें शेयर होल्डर्स को, कि दे विल डिलीवर देयर बेस्ट। तो विजन और मिशन के मुताबिक काम करें, स्ट्रेटजी के मुताबिक काम करें, टॉप मैनेजमेंट के तौर पे ये दूसरी टीम को ऑर्गेनाइज करें। इसके बाद ये है कि जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसके अंदर ये ख्याल रखें कि हमारे प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट्स परफॉर्मेंस अच्छी दें। क्योंकि देखिए अगर हम अर्न नहीं करेंगे तो डिविडेंड कहाँ से देंगे, अर्न नहीं करेंगे तो पेमेंट्स कहाँ से टाइम पे करेंगे। तो मेक द बिजनेस सक्सेसफुल, यानी इनका काम ये है कि बिजनेस की सक्सेस को इंश्योर करें, बिजनेस की सक्सेस को इंश्योर करें कि बिजनेस की सक्सेस हर सूरत होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इनका काम ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ही इन्होंने काम करना है, प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंडर इन्हें काम करना है, इससे बाहर कोई काम इन्होंने नहीं करना। तो मस्ट बी रिमेन इन सम लिमिट्स, के लिमिट्स के अंदर है। लेकिन इसके साथ साथ आप याद रखिए अच्छी मैनेजमेंट वो नहीं होती जो आज प्रॉफिटेबल है। अच्छी मैनेजमेंट वो होती है या अच्छे डायरेक्टर्स वो होते हैं या अच्छा बोर्ड वो होता है जो आज भी प्रॉफिटेबल है लेकिन फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स पे भी सोच रहे हैं कि जब आने वाले दौर में हालात बदलेंगे तो उस वक्त हमारे पास क्या प्रोजेक्ट्स होंगे।
तो देखिए आज काश करके खा जाए तो फिर तो ये वही बात होगी ना, बचपन में हमने एक स्टोरी पढ़ी थी तो उसकी बुलबुल की और उसकी चूंटी की। तो चूंटी उसको एडवाइस करती है कि जब गर्मियां थी उसे तुम्हें चाहिए था उस वक्त ही फूड इकट्ठा कर लेते, अब सर्दियां तो तुम बैठ के एक डाल पे उल्लू की तरह देख रहे हो, तो पहले प्लान करते। अच्छा, तो यही चीज है कि देखिए इंसान को बचपन से हम सिखाना शुरू कर देते हैं, वो सीखता नहीं जाके। तो ये यहाँ पे बात आ जाती है कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हो तो अच्छी कंपनी है जिनके आज भी प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं लेकिन आने वाले दौर में भी वो हमें मुनाफा कमा के देंगे, तो ये सब इनकी जिम्मेदारी है। उसकी वजह देखिए, आप बच्चे नहीं हैं, अब आपकी इतना एक्सपोजर होना चाहिए कि आपको ये पता हो कि दुनिया में जो भी शख्स आया है, जाहिर है उसका एक बचपन आया है, फिर उस पर एक जवानी आई है, फिर बुढ़ापा आएगा और फिर दुनिया से चला जाएगा। ऐसे ही होता है ना जी। अगर बायोलॉजिकली देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसे ही होता है। अच्छा, तो ये चीज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में भी तो होगी ना यार। प्रोडक्ट आगे जाके आप इंटरप्राइज मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी, और अगर अल्लाह ने चाहा अगर मैंने पढ़ाई तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उसमें भी आपको मैं ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट दे सकूँ। लेकिन फिलहाल मैं उसको सिर्फ एक छोटा सा डिस्कशन आप साथ कर सकता हूँ कि जैसे देखिए एक प्रोडक्ट भी जो होता है ना उसकी भी लाइफ होती है। मिसाल के तौर पे उसका एक एक दौर आता है जब उसका उसका आइडिया आपके जहन में आता है, यानी आप उसका इंट्रोडक्शन करते हैं मार्केट में। सॉरी, आइडिया तो पहले आता है, इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद उसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ के बाद उसकी मेच्योरिटी आती है, और मेच्योरिटी के बाद वो प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है, जैसे कि इंसान है। तो देखिए फैमिली कैसे चलती, खानदान कैसे चलता। अगर बायोलॉजिकली देखिए तो होता ये है कि जो पहले लोग होते हैं वो बूढ़े होना शुरू होते हैं, आगे नए बच्चे आगे टेक ओवर कर लेते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट्स में होता है कि जी अगर मैं इफ आई एम कोड एनी नेम द कंपनी फ्रॉम हियर, बिल समझाने के लिए तो ज़रूरी है कि जी एक कंपनी है उसने 70 या 80 की दहाई में एक FX नामी गाड़ी लॉन्च की। लोगों ने बड़ी खरीदी, बहुत बिकी, हर जगह नजर आती थी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अनपॉपुलर हुई। उन्होंने मेहरान लॉन्च कर दी, वो फिर ऊपर चली गई। मेहरान एक साथ बिकती रही, फिर लोगों ने कहा यार इसका AC अच्छा नहीं, इसके अंदर कंट्रोल्स अच्छे नहीं, लग्जरी नहीं। उन्होंने जो है क्या किया कि उन्होंने आल्टो इंट्रोड्यूस करा दी। इसी तरह से क्या है कि वो सोचते हैं कि यार हमने अपने शेयर होल्डर को फ्यूचर में कहाँ से कमा के देना है, तो इससे पहले कि अगली गाड़ी की जिंदगी खत्म हो जाए, सॉरी पिछली गाड़ी की जिंदगी खत्म हो जाए, एक नई गाड़ी लॉन्च कर देनी चाहिए। तो प्रोडक्ट भी बूढ़े हो जाते हैं जैसे कि इंसान बूढ़े हो जाते हैं, बिजनेस या बिजनेसेस भी बूढ़े हो जाते हैं जैसे इंसान बूढ़े हो जाते हैं। तो जो कंपनीज हैं, जो ब्रांड्स हैं, इनका काम है सोचना कि हमने आगे क्या करना है। ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? सारी जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। तो जिम्मेदारी किसकी है? एक्टिव डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो इसके ऊपर काम करें। तो ये हो गई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के डायरेक्टर्स को करना क्या है। अब जहाँ पे आप ये बात करते हैं कि जी अगर आप इस चीज़ को देखते हो कि सिचुएशन जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के हवाले से, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यानी एक आप यूँ समझ लो कि हमारी इंडस्ट्री के मंजे हुए लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, तजर्बाकार लोग होते हैं। इनका काम ये है कि ये हमारे एक्टिव पार्ट नहीं बनेंगे मैनेजमेंट का, ये हमारी मीटिंग्स में आएंगे, जहाँ हमें इनकी जो है एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आएंगे ये लोग। तो ये बाहर से आते हैं और ये हमारे लिए लेके आते हैं इंडिपेंडेंट ओपिनियन, एक्स्ट्रा नॉलेज। तो ये लोग हमारे लिए क्या लाते हैं? एक्स्ट्रा नॉलेज लेके आते हैं। ये हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस लेके आते हैं जो हमारे पास नहीं है। ये हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं, तजर्बा इनकी जो है वो जितनी भी सबकत है उसके अंदर, तो ये नॉलेज हमें देते हैं। ये हमारी डिसीजंस को टेस्टिफाई करते हैं कि कहीं हमारा डिसीजन जो है वो किसी बेसलेस सिचुएशन पर तो नहीं। तो ये और एक बात और है कि ये इंश्योर कराते हैं शेयर होल्डर को कि यार आप घबराओ नहीं, हम यहाँ मौजूद हैं। और ये इंश्योर करते हैं शेयर होल्डर्स को कि आपका इंटरेस्ट हम प्रोटेक्ट करेंगे, और वाकई ये लोग इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं उनका। तो लिहाजा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है, आल्सो नोन एज एक्सटर्नल डायरेक्टर्स, आल्सो नोन एज, देखिए ना उनके उनके ये जितने मेंशन किए इसलिए किए कि आपको समझ आए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, आउटसाइड डायरेक्टर्स are put in place to challenge the directors and performance of the company। के चैलेंज करते हैं, अपोजिशन की तरह सामने आते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं आपकी कामों पे और एग्जिस्टिंग टीम की,
और कोशिश करते हैं अगर गलतियां आइडेंटिफाई हो जाए। लेकिन याद रहे इनका रवैया फैक्ट फाइंडिंग होता है, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं होता। फैक्ट फाइंडिंग का मतलब है हकीकत को सामने लाना, गलतियां ये नहीं निकालना। मतलब फॉल्ट फाइंडिंग तो ये होती है ना कि आप तनकीद बनाए तनकीद करते हो, तो दे आर फैक्ट फाइंडर्स नॉट फॉल्ट फाइंडर्स, दे फैक्ट फाइंडर्स होते हैं। तो सिंस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डू नॉट होल्ड मैनेजरियल पोजीशन, कोई मैनेजरियल पोजीशन ही होल्ड नहीं करते, ये कोई 9 से 5 हमारे एम्प्लॉय नहीं, दे आर थॉट टू अंडरस्टैंड इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ये अंडरस्टैंड करते हैं कंपनी के इंटरेस्ट को, और ग्रेटर ऑब्जेक्टिविटी देन द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो इनके ये ज़्यादा न्यूट्रल होते हैं, ये ज़्यादा मकसद को पेश नज़र रखते हैं ना कि मफाद को। इस वजह से हम इन्हें शामिल कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि फोकस करते हैं ये एजेंसी प्रॉब्लम पे, कि ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टर हायर तो हुए हैं और इलेक्ट तो हुए हैं, लेकिन यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज कर रहा है स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर के दरमियान, और ये मैनेजमेंट जो है अपनी पूरी एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर रही, जबकि जानते हैं कि इन्हें एनर्जी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इस तरह की ये जो गलतियाँ हैं इनको ये आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये इनकी जिम्मेदारी। अच्छा हाँ बस जवाब, बस अब मैं जा रहा हूँ एमसीक्यूज के ऊपर। असल में आज लेक्चर इस किस्म का था क्योंकि ज़्यादातर सवाल आपकी तरफ से आ रहे थे, तो इसलिए वो जो है वो मैंने जो है वो यूसी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया सवालों पे। तो अब जैसे हम आगे चलते हैं तो यू विल सी दैट देयर टू मेनी क्वेश्चंस वेटिंग फॉर यू, टू मेनी क्वेश्चंस आर वेटिंग फॉर यू। अच्छा, तो अब हम बात ये कर रहे थे कि मेरे से पूछा फवाद अली ने कि क्या कोई बेंच मार्क है नंबर का, तो मैंने आपको बेटा 3 बताए, एक आइडियल, एक जो है वो गुड, एंड एक है मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो मिनिमम ये है कि 33% एनईडीज हो और 67% ईडी हो, लेकिन अच्छा ये है कि अगर हाफ हाफ हो जाए, और आइडियल ये है कि एनईडी ज़्यादा हो ईडी से भी, और कितने ज़्यादा हो उनसे, अगर अगर ये वो 1-3 है तो ये 2-3 हो जाए तो फिर क्या ही बात है, 2/3 हो जाए बोर्ड में तो फिर और भी अच्छी बात। अच्छा, अब आ जाए, लेकिन इसमें ये भी चीज़ ख्याल रखनी कि आप कोई कंपनी छोटी है और आपने बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे कर लिए, तो फिर वो मसला आएगा जो मैं कमेटीज़ में पढ़ा के लाया हूँ, तो डिसीजन स्लो हो जाएंगे आपके, ये भी फोकस हो। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड इंटायर बोर्ड अकाउंटेबल। ये जनाब इनको अकाउंटेबल बनाते हैं कि आप जो है जवाबदेह हैं, आप मादर पिदर आज़ाद नहीं, जो मर्जी करें। सो यू आर मस्ट बाउंड टू बी द आंसर द सिचुएशन, कि आप इसको आंसर करें। These directors can do this by helping with and managing a company strategy. तो ये हेल्प करते हैं कि कंपनी की स्ट्रेटेजीज को मैनेज किया जाए, जो आपने शेयर होल्डर के साथ कमिटमेंट की है, परफॉर्मेंस अच्छी दी जाए, रिस्क से अवॉइड किया जाए, ऑब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट पे रहा जाए, और डे टू डे ऑपरेशन ठीक तरीके से किया जाए। इसके अंदर ऑब्वियसली मैं पहले भी एक मिसाल दे चुका हूँ कि अगर हमने, हमारे शेयर होल्डर ने शेयर इस बुनियाद पे खरीदे थे कि हम सीमेंट इंडस्ट्री में काम करेंगे, और हमने अचानक फैसला किया नहीं हम सीमेंट इंडस्ट्री में नहीं, हम तो जा रहे हैं शूज़ इंडस्ट्री में, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो स्ट्रेटेजी बनी है, जो तयशुदा मामूल है, आप उन्हीं पे चलेंगे। हाँ, अगर आपने डायरेक्शन बदलनी है तो ठीक है, एक जनरल मीटिंग बॉडी, एक जनरल मीटिंग बुला लीजिए, उसके अंदर शेयर होल्डर से राय ले लीजिए, अगर वो एग्री करते हैं तो ठीक है, जो एग्री नहीं करेंगे अपने शेयर बेच देंगे। तो यहाँ पे आगे दोनों काम पूरे हो गए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जिम्मेदारियां भी मैंने समझा दी, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मैंने आपके सामने रख दी, बोथ आर क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप कि आपको ये सारी समझ आ गई। अब वो बड़ा अहम मामला जिसके ऊपर मैं बात करने वाला था कि अब हम रिलेट करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ। देखिए, बात ये है कि ये स्लाइड मैंने बड़ी सोच समझ के बनाई है, आपके सामने जो पड़ी हुई है, यानी वो कहते हैं ना कि बच्चों के लिए तो वो एक स्लाइड ही होती है, लेकिन एक टीचर बेचारा बैठ के सारा दिन सोचता रहता है कि यार ये बात मैंने कंप्यूटर पे बच्चों को समझानी है, तो किस तरह से समझाऊंगा, कौन सी मालूमात मैं कहाँ लिखूंगा। तो दूसरे बेचारे की उम्र भर का निचोड़ होता है वो, और बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए तो वो सिर्फ एक स्लाइड है। तो आपके सामने सिर्फ ये एक स्लाइड है, तो आप सारे भी, अगर मैं कहता हूँ कि 100% भी अप्रिशिएट कर लें, तब भी इसके जो रिवार्ड है वो नहीं बनता। क्या कि एक मुश्किल काम है जो किया है, कि चीज़ों को ला के आपके सामने जोड़ दिया है, और इतनी मुख्तलिफ चीज़ों को ज़रा गौर फरमाइएगा, इसके ऊपर ज़रा आप सब बच्चों की थोड़ी तवज्जो चाहिए।
एक तवज्जो तो ये देखिए कि यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की जाए, वो आपके सामने। देखिए पहली बात तो ये है कि आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेंगे। सवाल ये है जी, किसके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेंगे? कहते हैं जी आप बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेंगे किस किसके? सबसे पहले शेयर होल्डर का नाम आ गया, क्योंकि मालिक है बिजनेस का। और फिर मैंने बताया कि पैसा सिर्फ शेयर होल्डर का नहीं लगा हुआ, स्टेक होल्डर का भी लगा हुआ है। और स्टेक होल्डर का पैसा कैसे लगा हुआ है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि टोयोटा की गाड़ी मैंने बुक करा ली, मैंने टोयोटा की गाड़ी बुक करा ली, उन्होंने पैसे एडवांस ले लिए, तो मेरे पैसे साल पहले ले लिए या 6 महीने पहले ले लिए पैसे, वो पैसे मेरे टोयोटा में मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरे पैसे हैं, उसके बदले मुझे अच्छी गाड़ी मिलनी चाहिए। सप्लायर ने क्रेडिट टर्म पे माल दिया था, तो उसका जो उधार है, जो पैसा का माल आया है, वो उसकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी। अच्छा, बैंकर ने पैसा दिया था, अब उसे इंस्टॉलमेंट बाद में जानी, तो उसका पैसा भी इन्वॉल्व हो गया। और एम्प्लॉयज ने महीने बाद तनख्वाह लेनी है, 29 दिन तक उनकी वो इन्वेस्टमेंट है, और उनकी भी सैलरी से आप प्रोविडेंट फंड काटते हैं, बेनिफिट फंड्स बाद काटते हैं, वो भी बिजनेस में आप री इन्वेस्ट कर जाते हैं, तो उनका भी शेयर आ गया ना जी बीच में। तो इसका मतलब बज़ाहिर लगता है कि शेयर होल्डर ही सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर की इन्वेस्टमेंट भी है, सप्लायर की भी है, एम्प्लॉय की भी है, बैंकर की भी है, और कुछ हद तक देखें तो मुआशरे की भी इन्वेस्टमेंट है, जो अपने बच्चों को आला तालीम दिला के आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपने बच्चों को आपके लिए तालीम दे के आपकी कंपनी का एम्प्लॉय बनाएंगे, जो भी बनाएंगे। तो मुआशरे की भी एक इन्वेस्टमेंट है, जिसने इस फर्म को प्रोटेक्शन दी हुई है, पुलिस की मदद से, फौज की मदद से, एक इन्वायरमेंटल माहौल दिया हुआ है, तो सबकी इन्वेस्टमेंट है। लिहाजा आप शेयर होल्डर के लिए भी काम करेंगे, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके लिए भी काम करेंगे। और आते 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 मैं आपको ले आया मुआशरे पे, सोसाइटी पे, जिसने हमें इज्जत बख्शी है हमारे ब्रांड को। वो टोयोटा है, सुजुकी है, पैकेजेस है, नेस्ले है, वो तमाम जो नाम दिए हैं, जो बड़े बड़े नाम बने हैं, वो चाहे कैप्को हो जाए या हमारा मास्टर मल्टीफॉर्म हो जाए, ये तमाम नाम जो है मुआशरे ने रिस्पेक्ट दी है। और ठीक है, तो मुआशरे ने ही इन्हें एम्प्लॉयज़ दिए हैं, मुआशरा ही इनको इनपुट सप्लाई कर रहा है, वही इनकी आउटपुट इस्तेमाल कर रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी शेयर होल्डर की भी है, स्टेक होल्डर की भी है, मुआशरे की भी है, तीनों की है। अब देखते हैं कि शेयर होल्डर हमें क्या कह रहा है और मुआशरा हमें क्या कह रहा है, दोनों की बात सुनते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, पहले शेयर होल्डर साहब से पूछते हैं, अच्छा भाई आप क्या कहते हैं, तो मैं इस एरो को इधर से ही इधर से यूं कनेक्ट कर लेता हूँ, ये इस तरह से। अच्छा भाई शेयर होल्डर क्या करें? तो शेयर होल्डर कहता है, देखो भाई बात ये है, मेंटेन अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स, पैसा मेरा लगा हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो करना है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स में करना, इससे बाहर ना निकलना। कौन कह रहा है? शेयर होल्डर, जो मालिक है। एक दफा मुआशरे से भी जाके पूछ लेते हैं कि जनाब सोसाइटी साहबा आप क्या चाहती हैं, तो सोसाइटी हमें क्या कहती है, मुआशरा हमें क्या कहता है? मुआशरा हमें कहता है कि देखो भाई बात ये है, मेंटेन अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इस तरह काम करना कि जो तुम्हारे ऊपर मुआशरे की अखलाकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करनी है तुमने। ठीक हो गई जी बात। तो हमने पहली बात क्या की थी? पहली बात ये की थी कि हमारी जिम्मेदारी शेयर होल्डर की भी है, हमारी जिम्मेदारी स्टेक होल्डर की भी है, हमारी मुआशरे की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। फिर हमने शेयर होल्डर से पूछा, तो शेयर होल्डर कहता है जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के असूलों में रहो। और जब मुआशरे से जाके पूछा, तो वो कहता है कि जनाब आप जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हदूद में। अब जब इन दोनों को मिला लेता हूँ, यानी मुआशरे को भी इकट्ठा कर लेते हैं भाई, और शेयर होल्डर को भी, तो ये बन गया आपके स्टेक होल्डर। जाहिर है दोनों मिलकर स्टेक होल्डर बन जाएंगे ना। एवरीबडी हु हैज कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजेशन आर द स्टेक होल्डर्स। अब जब स्टेक होल्डर्स बन गए सारे, तो अब पूछते हैं क्या चाहते हो, तो वो कहते हैं एथिकल रहो, अखलाक की हद में रहो, और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर और सोसाइटी तीनों के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करो। ठीक है। और मुआशरे के बनाए हुए असूलों को, कवानीन को कभी ना तोड़ना। ऑलवेज प्ले बाय द रूल्स ऑफ द गेम। ठीक है जी। असूलों पे समझौता ना करना और रूल्स ऑफ गेम के मुताबिक खेलना। एक बात।
और हमेशा याद रखो कि ये आज मुआशरे की सबसे बड़ी डिमांड है। और फिर याद रखो कि हर सूरत तुम्हें प्रॉफिटेबल रहना है, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल रहना है सबके लिए। क्यों? दौलत कुछ ना सही, मटेरियल कुछ ना सही, मुनाफा कुछ ना सही, लेकिन कौन सा वेलफेयर ऐसा है जो बगैर पैसे के हो सकता है? लिहाजा बी प्रॉफिटेबल, मेक पेमेंट्स ऑन टाइम। इससे बड़ी इखलाकी जिम्मेदारी क्या होगी कि मेक पेमेंट्स ऑन टाइम, जो तुम्हारे जिम्मे पेमेंट्स हैं वो टाइम पे करना। क्योंकि सारी दुनिया प्रोमिसेस पे चल रही है, सारी दुनिया वादों पे चल रही है। ये वादे टूटने नहीं चाहिए। ये वादे क्या हैं? ये वादे ये हैं जो मैंने आपने दूध वाले के साथ किए हैं, तनख्वाह मिलेगी तो मैं महीने के एंड पे दूध के पैसे दूंगा। लेस्को के साथ या आपने जो है वो के इलेक्ट्रिक के साथ वादा किया है कि जनाब आप महीने के एंड पे आपको बिल दे दूंगा, ये भी एक वादा है। टेलीफोन कंपनी के साथ वादा किया है कि जितना बिल बनेगा आपको पे करूंगा। ठीक है जी। अखबार वाले के साथ वादा है कि महीने के एंड पे अखबार का बिल अदा करूंगा। क्रेडिट कार्ड जो यूज किया है बैंक के साथ वादा है कि पे मिलेगी तो आपको पेमेंट करूंगा। और जनाब अगर इसने पेमेंट टाइम पे ना की तो आप पेमेंट आगे नहीं करेंगे। और जब आप पेमेंट आगे नहीं करेंगे तो वो दूध वाला आगे तूरी वाले को पैसे नहीं देगा, ठीक है, और फर्टिलाइजर वाले को पैसे नहीं देगा। इसका मतलब पूरा मुआशरा ही लेट हो जाएगा, पूरा मुआशरा ही लेट हो जाएगा। लिहाजा दिन लगाओ या रात लगाओ, पूरी मेहनत करो कि आपने प्रॉफिटेबल रहना है, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल रहना है, चाहे आप फर्द हो चाहे आप कंपनी हो। क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे तो अब्बा जी की दवाई कहाँ से आएगी? ठीक है, अम्मा जी को अगर मेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से आएगी? आप ही के लिए अच्छा सूट कहाँ से आएगा? तो ये सब चीज़ें कब आएंगी? व्हेन यू आर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल। तो कंपनी के लिए तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम माशरती तौर पर पेमेंट्स वक्त पे करें। क्योंकि पेमेंट्स वक्त पे ना की गई तो इससे बड़ी बद अखलाकी क्या होगी कि पूरा मुआशरा ही लेट हो जाएगा। ठीक है, पूरा मुआशरा ही लेट हो जाएगा। तो पूरे मुआशरे को तो हम लेट नहीं ना कर सकते, क्या ख्याल? लिहाजा वी शुड गो फॉर दैट। बिल्कुल बेटा, शेल कंपनी, बिल्कुल आपने सही कहा, इमेज जो बना है, बल्कि शेल जो है वो मल्टीनेशनल नहीं है, ट्रांसनेशनल कंपनी। अब पूछेंगे ट्रांसनेशनल कंपनी क्या होती है? चलो वो भी बता देता हूँ। अब देखिए बात यह है कि हमें ये सारी जिम्मेदारियां तो ओवरऑल क्या है, इखलाकियात के अंदर रहना है, कानून की पासदारी करनी है, मुआशरे की रिक्वायरमेंट्स को देखना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के असूल के अंदर खेलना है, मुनाफा बख्श रहना है, और कानून को कभी भी तोड़ना नहीं है। अब जो आपका सवाल था शेल वाला, मैं आप बताता हूँ आपको। जिस कंपनी का किसी एक मुल्क में बोर्ड बैठता है, ठीक है जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक मुल्क में है, तो किसी दूसरे मुल्क में बिजनेस ऑपरेशन हो रहा है, किसी एक दूसरे मुल्क में मल्टीनेशनल हो गई। लेकिन जिस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक से ज्यादा मुल्कों में बैठते हैं वो ट्रांसनेशनल कंपनी होती है। और शेल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मल्टीपल कंट्रीज के अंदर बैठते हैं, इसलिए हम उसको ट्रांसनेशनल कंपनी का नाम देते हैं। अच्छा बच्चों, लेकिन एथिक्स के हवाले से इसकी हिस्ट्री को बहुत अच्छी नहीं है कि अगर आप कहें एथिक्स के हवाले से इसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री है। अच्छा, एक दो जगह मैंने पढ़ा है कि इन्होंने कुछ वायलेशंस किए, तो मैंने शायद इसकी एग्जांपल आपको दी थी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी में, केस स्टडीज के अंदर। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई यहाँ पे जो बड़ी जरूरी है कि जनाब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी रेफर्स टू द आइडिया दैट कंपनी शुड। क्या आइडिया है कि कंपनी शुड? सो दिस इज व्हाट the MCQ in front of you, the first MCQ of this particular session जो मैंने अभी स्टार्ट किया था, ठीक है जी। तो जनाब कहते हैं क्या होना चाहिए, आप जरा इसमें से चूज कर दीजिए जी। तो आप में से कुछ बच्चे सवाल का जवाब देने के लिए बहुत इंथुसियास्टिक हैं। 4-5 बच्चे यहाँ हो सकता है, शायद वो जो है हमारे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग, वो शायद बीच में से एग्जिट करके। अच्छा बच्चों, तो देखिए जवाद बुखारी साहब जो हैं, ये इसकी निस्बत जो है गुसान खान फवाद अली का जवाब ज़्यादा बेहतर है। इन्होंने बी ऑप्शन पिक किया है। ज़ियान मजीब ने भी बी ऑप्शन पिक किया है। इसके बाद उज़ैमा नदीम है, फिर उसके बाद उसामा हसन है, और कौनैन सैयद है, अम्मार है, निदा जैनब है। इन तमाम बच्चों ने बी ऑप्शन पिक किया है। मैं देखता हूँ क्यों पिक किया जी। देखिए सबसे पहली बात है, प्ले एन एक्टिव पार्ट इन द सोशल लाइफ ऑफ लोकल नेबरहुड।
और भाई ये कौन सी बात आ गई कि जो लोकल नेबरहुड है उनकी ज़िंदगी में रोल प्ले करो, ये कहाँ की कॉर्पोरेट गवर्नेंस है? कभी पढ़ा है कोई ऐसा असूल आपने? तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो आपके लिए हो सकता है कि अपने पड़ोसियों के लिए कोई अच्छा रोल प्ले करें अगर कर सके, हाँ जी, लेकिन कंपनी के लिए ऐसा नहीं है। ये बाकी सारे स्टेक होल्डर के साथ अटैच होकर बात हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं हो सकती। बी अलर्ट टू सोशल नीड ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, ये भी एक माइक्रो लेवल की बात है। जहां मैक्रो बात हो रही है वहां छोटी छोटी बातों की गुंजाइश नहीं होती। एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू शेयर होल्डर्स ओवरऑल नीड, तो शेयर होल्डर्स की ओवरऑल नीड की तरफ क्यों जाए? हमारा काम सिर्फ डिविडेंड देना है, बाकी जिंदगी उन्होंने अपनी खुद गुजारनी है, नॉट जस्ट फाइनेंशियल। तो क्या करें, आप उनकी शादी ब्याह की जिम्मेदारी ले लें, एंगेजमेंट की जिम्मेदारी ले लें शेयर होल्डर की, या उनके जनाब घर जाके उनका फर्श तो ना शुरू कर दें। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं, कोई ओवरऑल जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कंपनी के हद तक है। ये इसके अंदर अच्छी ऑप्शन है, बी सेंसिटिव टू द नीड ऑफ द ऑल स्टेक होल्डर। हमें सेंसिटिव रहना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर की नीड। तो जब स्टेक होल्डर आ गया तो फिर बाकी सारे पॉइंट बिल्कुल बच्चा पार्टी पॉइंट बन जाते हैं। लिहाजा बी पॉइंट द बेस्ट आंसर। तो इससे पता लगता है कि बच्चे कितने इंटेलिजेंट हो गए मेरे सेशंस ले लेके, कि एक वक्त आएगा कि बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो जाएंगे कोई कंपनी ने ऑफर करेगी कि जनाब आप हमारे पास जॉब करें इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, मॉडर्न व्यू ऑन द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आज का मॉडर्न व्यू क्या कहता है? तो मॉडर्न व्यू कहता है, देखते हैं यार, बच्चों की राय सुन लेते हैं, अपनी बतानी है। तो बच्चे जो हैं इसके अंदर हैं, बच्चे तो चुप कर गए कि मेरा 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 इंटरनेट स्लो हो गया। तो किधर चले गए वो? अली रजा, अम्मार, आमना, अरीबा, अर्श, फरवा, खावर, कहाँ पे हो भाई? आर यू लिसनिंग मी? जी, मैं अब ये नहीं कर सकता वो जैसे एयरपोर्ट पे हीरो आवाज़ें दे रहा होता है, वो तहरी हो तलहा किधर रह गया है, ऐसे नहीं हो सकता। ये आपको खुद ही जिम्मेदारी लेनी है कि इसका आंसर दें आप। अच्छा, तो जवाब दो यार सवाल का, कौन सी ऑप्शन लेनी है? चले मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए बच्चों, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकम्पैटिबल, इनकम्पैटिबल का वर्ड आते ही बात गलत होगी। एक कंपनी मस्ट गिव पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट टू चैरिटी। ऐसा कौन सा असूल है, ऐसा कौन सा कानून है कि जी चैरिटी को पैसे दिया करे कंपनी? है जी, ये तो कोई असूल नहीं है। इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस प्रोडक्ट लायबिलिटी क्लेम्स, ये नेसेसरी है कि प्रोडक्ट लायबिलिटी क्लेम्स कम किए जाएं। ये तो कस्टमर सर्विसेज का मामला आ गया ना जी। तो सबसे ऊपर जो लिखा है, इट इज वे टू फर्दर ए कंपनीज बिजनेस अट्रैक्ट एडिशनल शेयर होल्डर। के मॉडर्न व्यू ये कहता है कि जो कंपनियां एथिकली रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कंपनियां प्रॉफिट अच्छा कमा रही हैं, जो कंपनियां ज़्यादा जिम्मेदारी से काम कर रही हैं, लोग उनके शेयर ज़्यादा खुशी से खरीदते हैं, लोग उनके प्रोडक्ट ज़्यादा जिम्मेदारी से खरीदते हैं। उसकी वजह ये कि उन्हें पता है कि ये हमें धोखा नहीं देंगे। जैसे वो कहते हैं ना, सरफराज कभी धोखा नहीं देता, इस तरह ये भी धोखा नहीं देंगे। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं और फिर बात को हम वाइंड अप करते हैं। Which of the following would best explain the concept of sustainability development? Sustainability development मैं मानता हूँ कि आल्दो की इसके ऊपर बात पहले कर चुका हूँ किसी लेक्चर में, आज नहीं की, लेकिन सवाल आज आ गया सामने तो मैंने कहा रख देते हैं, देख लेते हैं पिछला लेक्चर कितना याद है आपको। क्यों जी? चलो, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कोई बच्चा जवाब देना चाहे तो मोस्ट वेलकम। बिल्कुल सही, उसामा ने बी ऑप्शन ली है, वेल डन जी। ठीक है, उसके बाद जो है वो जो है उसके बाद जनाब उसाम खान ने जो है ऑप्शन ली है। अच्छा, फिर फवाद ने ली है, कौनैन ने, सब बच्चों ने, आमना, तहरीम, ये सब बच्चों ने बी ऑप्शन लिए। देखिए, सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास जितने भी वसाइल आज हैं हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे। वो पानी है, वो केमिकल्स हैं, या सॉरी वो गैस है या पेट्रोल है, लेकिन हम जब उन्हें इस्तेमाल करेंगे तो हम आने वाली नस्लों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उनकी ज़रूरियात पे हम हर सूरत इंश्योर करेंगे कि हम भी नहीं इस्तेमाल करें, लेकिन आने वाली नस्लें भी इनको इस्तेमाल कर रही हों। ऐसा ना हो कि हम इन्हें ख़त्म ही कर दें। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, द डेवलपमेंट विच मीट्स एट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। कि ऐसा ना हो कि आज ऐसी डेवलपमेंट करें कि वसाइल सारे खुद खर्च कर जाएं और आने वाली नस्लें पानी की बूंद बूंद को तरस रही हों और उनके पास जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ही ना हो। तो ऐसा नहीं। जैसे मैं अक्सर वो मिसाल देता हूँ कि जी आप क्या करें कि आप मछलियाँ भी सारी खा जाएं, ठीक है, तेल भी सारा इस्तेमाल कर जाएं, पानी भी सारा पी जाएं,
तो अक्सर ये कहा जाता है जी साबुन 20 मिनट तक मल के रखें हाथों पे, 20 मिनट क्या 20 सेकंड तक हाथ पानी साबुन मले, ताकि कोरोना का वायरस अल्लाह ना करे हाथ पे तो धुल जाए। लेकिन 20 सेकंड हाथ पे साबुन मलते रहना, 20 सेकंड नलका खुला नहीं रखने को कहा था। हमारे यहाँ क्या होता है कि जाके पहले नलका खोल देते हैं, 20 सेकंड हाथ धोते रहते हैं और 20 सेकंड तक नलका चलता रहता है। भाई जो चीज अल्लाह को गिन के हिसाब देनी है वो गिन के इस्तेमाल करो। डब्बे में पानी लिया करो और डब्बे से इस्तेमाल किया करो, और अगर ज्यादा डर है तो सिर्फ उस वक्त नलका खोलो जब साबुन लगा लिया है, फिर उसके बाद हाथ धो लो। तो ये आप जरा नोट कीजिएगा कि मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि जब आप वजू भी करते हो तो वजू का पानी कितना इस्तेमाल करते हो, कभी नोट किया है? हम नलका खोल देते हैं और कुल्ली कर रहे होते हैं और जनाब मसवाक कर रहे होते हैं, नलका खुला है। आप मस्जिद में जाके देख लें, नलका खुला है और मौलवी साहब क्या कर रहे हैं, बल्कि सारे नमाजी मसवाक कर रहे हैं, नलका खुला है। अच्छा जी, आप वो नाक में जो है वो नाक साफ कर रहे हैं जनाब और नलका खुला है। तो आप देखिए कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं यार आप। यही वजू जो है, हमारे बुजुर्ग अहबाब जो है वो 1 लोटा पानी लेते थे, वजू कर लेते थे। ठीक है जी। अच्छा, और वो जब पानी होता था वो एक चिलमची होती थी नीचे परात टाइप, उसके अंदर वजू करते थे ताकि वो पानी एक बर्तन में इकट्ठा हो जाए। अच्छा, वो पानी एक बर्तन में इकट्ठा करके फिर वो पानी जाके इस पौधे में डाल देते थे यानी 1 लोटा पानी से वजू किया, वो नीचे चिलमची में निकाला, और वो जो चिलमची है उसको उठा के वो पानी जाके किसी पौधे में डाल दिया। आप देखिए यार किस कदर ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं। जमीन में खुला पानी था, 5 दरिया चलते थे हैं, और फिर 1 लोटा पानी लेते थे और उससे वजू करते थे, और उसका भी जो यूज शुदा पानी वो जाके पौधे में डाल देते। अच्छा, और हमारे यहाँ कोई परवाह नहीं है। आप कभी हमारे इधर लाहौर में है हडियारा ड्रेन, एक बहुत बड़ा नाला है, उसकी साइडों पे फर्म्स लगी हुई है, इंडस्ट्री लगी हुई है। कराची में आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे इधर लाहौर में तो आप देखेंगे उन्होंने नीचे से ट्यूबवेल निकाले हुए हैं, उन ट्यूबवेल से वो अपने पार्ट्स धो रहे हैं, जो भी धो रहे हैं, 14-14 12-12 इंच के पाइप से मुसलसल पानी आके नाले में शामिल हो रहा है। तो बंदा जाके पूछे कि भाई ये इतना पानी आप जा रहे हो, रीप्रोसेस करके यूज कर लो, रीयूज करो इसको। और अगर नहीं करते तो ये कल को ये पानी कौन वापस करेगा इस आने वाली नस्लों को। तो वो हिसाब हो गया कि जी मछलियां भी खा गए, गैस भी खा पी गए, पेट्रोल भी खत्म कर गए, और आने वाली नस्लें जो है वो बच्चा पूछ रहा होगा मिस ये क्या है, और डायनासोर के साथ मछली की भी तस्वीर लगी हो तो हो गया अच्छा मिस ये क्या है, डायनासोर है, ये फ्यूचर में कभी था, पास्ट में, अब नहीं है। तो ये क्या है, ये मछली ये भी कभी थी, अब नहीं है। तो बच्चा कहे जी मैं क्या खाऊं, तुम्हें तो पिलाया टीचर के कि तुम लड्डू खाओ, यही हो सकता है। अब जाहिर है आने वाली नस्लों के लिए मछलियां ही नहीं होंगी तो वो क्या करेंगे बेचारे। तो भाई मछलियां पकड़ो, लेकिन ब्रीडिंग सीजन में ना पकड़ो ताकि आने वाली नस्लों के लिए मछलियां रह जाए। ठीक है जी। पानी इस्तेमाल करो, लेकिन कोई डैम बना लो, इस पानी को कहीं डंप करो ज़मीन के अंदर, ताकि ज़मीन की सतह पे पानी ज़्यादा नीचे ना चला जाए। और दूसरी बात यह है कि दरख्त लगाओ ताकि बारिशें बढ़े। तो खुदा खुदा के लिए कुछ करो, वरना आने वाली नस्लों के लिए हम क्या कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ। फैसलाबाद है, लाहौर है, यूसी रावलपिंडी है, वासा है, ये बड़े बड़े इदारे हैं, करते कुछ नहीं है। हर 5 साल बाद, 2 साल बाद कुआं 50 फीट और गहरा कर देते हैं, 200 फीट गहरा कर देते हैं। मैं आपको बात बताता हूँ, मेरे जो अबाई घर था तो मैंने उससे एक दिन अब्बा जी से पूछा, उसके अंदर मेटल के पाइप से पंप लगा हुआ था। मैंने कहा जी कितना खुदाई हुई इसके अंदर, कितना? ये कहते 50 फीट। आज आप किसी से पूछे 250 फीट से पहले पानी नहीं निकलेगा, यानी 5 गुना पानी नीचे चला गया। और पीने के लिए पानी यहाँ एक सोसाइटी में फिल्ट्रेशन प्लांट का ट्यूबवेल, मैंने पूछा जी कितना, कहते जी 3000 फीट गहरा उसको लेके गए, पानी पीने के काबिल निकला। अब आप खुद सोचिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कौम के साथ आपने करना क्या है। तो आप यंग बच्चे हैं, आप जरा थोड़ा सा इस बात को अवेयर हो। फेसबुक अकाउंट है आपके, आपके पास जो है वो पब्लिक ओपिनियन है, तो आप जरा लोगों को समझाएं कि यार प्लीज पानी जो है वजू के लिए लेते हो कुल्ली कर लो, चलो चलते पानी में, फिर पानी डब्बे में ले लो। बाकी जो मुंह हाथ धोना है, जो कोनियाँ धोनी है, पैर धोने, उसके लिए पानी वो जो है डब्बे से इस्तेमाल करो ताकि वो ज़ाया ना हो, और जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको उठा के यूज़ किया जाए। अब जो चाइनीज़ हैं वो पानी के 2 हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्सा जो है वो है जो हमारे नहाने का है और हमारे वजू करने का है या मुंह हाथ धोने का, उस पानी को ले रहा है, सेप्टिक में नहीं शामिल करते, उसको एक अलग टैंक में डाल देते हैं, और वो पानी पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो हमारी वॉश फ्लश वॉश वाली जो टैंकी है उनमें डाल देते हैं, साबुन वाला पानी भी फ्लश ही करना है ना, उसके लिए वो यूज़ कर लेते हैं। और सिर्फ वो जो है वो नहाने के लिए साफ पानी आता है,
और फ्लश टैंकियों के लिए वो फिर यूज शुदा साबुन वाला पानी आ जाता है, और वही पानी उठा के वो पौधों को दे देते हैं। और जनाब जो है वो घर के अंदर ही जो पानी इस्तेमाल हो रहा है उसका आप कह लीजिए कि 2/3 जो है वो दोबारा यूज कर लेते हैं, और 1/3 फिर आगे रीप्रोसेस हो जाता होगा। और जो हमारे पुराने आबाई घर थे वो इस तरह के होते थे कि ये घर है और इसके यहाँ 2 कमरे हैं, और हमेशा यहाँ एंट्रेंस के पास लेफ्ट या राइट साइड के ऊपर वॉशरूम होता था ताकि वाटर वेस्ट कम से कम हो। और अब जनाब ये होता है कि पीछे जो कमरे हैं उनके पीछे सहन है और यहाँ पे वॉशरूम बने हुए हैं 2, और यहाँ से जनाब गली से, साइड की गली से ये लंबा पाइप यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। ये सारा वाटर वेस्ट नहीं तो और क्या है। अब आपको अगर फर्ज कीजिए गर्मी है, आपको ताज़ा पानी चाहिए और ये सारी पाइपलाइन यहाँ से लेके यहाँ तक गई हुई है, तो आप 4 बाल्टी पानी निकालेंगे तो फिर ताज़ा पानी आएगा। चूँकि जितना ड्रेनेज है वो ज़ाहिर है, बाहर हीट है, वो गर्म पानी आ रहा होगा, वो गर्म पानी आप यूज़ नहीं करेंगे। अगर ये यहीं पे नलका होता और यहीं पे वॉशरूम होता तो डेट विल सेव द वाटर। तो अंदाज़ा कीजिए कि यार बात ये है कि फिर बात करने को होती है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो जेब देता हमें एक, तो हम तरक्की याफ्ता कौम नहीं है, ऊपर से इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो वाकई हम जो अव्वल तो हम डेवलपमेंट कर ही नहीं रहे। यानी एक तो ये होता है कम वक्त चलो जी डेवलपमेंट हो रही है, सस्टेनेबल नहीं हो रही, डेवलपमेंट हो नहीं रही और रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी। एनीवे बहरहाल आप बच्चे यंग हैं, आपका काम है आप इन चीज़ों को आगे लेके चलें और सबको समझाएं कि यार ये मामला ऐसे नहीं सुधरेगा, इसके लिए को हल करना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, तो यहाँ तक हमने बात कर ली। अब हम जो है इस टॉपिक को इंशाल्लाह कल ख़त्म करेंगे। और बड़ी अहम बात जो है, बहुत सारे बच्चे मेरी बात सुन रहे होंगे इस वक्त, कि जो कल है हमारा लेक्चर वो शुरू होगा 10 बजे से 12 बजे तक। मैं मानता हूँ कल संडे का दिन है, लेकिन संडे के दिन लास्ट टाइम भी हमने लेक्चर दिया था, बड़ा अच्छा रहा था। तो कल संडे को सुबह सुबह आपने उठ जाना है, नमाज पढ़नी है, फिर दोबारा सो जाए बेशक, लेकिन 10 बजे से पहले उठ के आपने फ्रेश होकर बैठ जाना है, ठीक है जी। और चाय का कप लेके मेरा लेक्चर सुनने आ जाना है, और मेरे लिए भी चाय बना लीजिएगा। चले मैं वर्चुअली समझिएगा कि मैं आपके घर आया हूँ, मेरे एक कप अपना पी लें, एक मेरा पी लीजिएगा। ओके बच्चों, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आज का जो हमारा सेशन था इसमें हमने जो कवर अप किया है, हमने जो है जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बड़े एजिंग पॉइंट पे जाके कमेटीज़ की जिम्मेदारियां, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारियां, नॉन एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और आखिर में लाके हमने जोड़ दिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अब जो हमारे जिम्मे काम रह गया है एक ये है कि बिल्कुल एक ये बता दें कि पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों लोग किसी को कहेंगे, अकोमोडेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये क्यों होती है, ठीक है जी, और बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है, ये कल हम बता के इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे। और फिर हम चलेंगे इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट की तरफ कि आज की मल्टीनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है कैसी, इसके ऊपर कल से इंशाल्लाह हम अपनी बात शुरू कर देंगे। तो सी यू इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। उससे पहले कि मैं जाऊं, आपका फीडबैक आ जाता तो बहुत अच्छा था कि आज का लेक्चर आपके लिए कैसा रहा। तो फिर मैं वाइंड अप करता हूँ, सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए, लगा दीजिए और मुझे बता दीजिए, और बस बता के बेशक आप ऑफ करते जाए कि कैसा रहा आज का लेक्चर, ठीक है जी। 110% कौन सैयद, थैंक यू वेरी मच फॉर सही जी बच्चों। और जनाब ये बड़ा मुश्किल सवाल है, हाउ मच सिलेबस लेफ्ट, आई विल टेल यू टुमारो इंशाल्लाह। कल हम बात करेंगे इसके ऊपर, या मुझे ज़रा एक एनालिसिस कर लेने दीजिए। मेरे पास जो पड़ा हुआ है ना आपका लेक्चर प्लान, वो मैं शेयर कर दूंगा कमिंग वेडनेसडे थर्सडे को इंशाल्लाह आपके साथ कोर्स आउटलाइन सामने रख के बात कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो you say मतलब फरवा कह रही है little bit difficult today the lecture is that is lecture was technical, you see this very technical lecture, but आपने अगर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अच्छी तरह समझ लिया तो मेरी बात लिख लें कि ये टॉपिक आपकी जान कभी नहीं छोड़ेगा जब तक आप समझेंगे नहीं। अभी आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस 3 जगह 4 जगह और आगे जाके पढ़नी है, लिहाजा इस टॉपिक को अभी से अच्छी तरह समझ लें। और अगर कोई सवाल हो तो मैंने नंबर दिया, आप वहाँ पे बेशक टाइप करके नहीं बोल के क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ओके बच्चों, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।